हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल वेल। आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बच्चों, वो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में जीएसटी किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी चीजें आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो आपके सामने एमसीक्यूज आएंगे, आंसर्स आप गेस करो। ठीक है। एग्जाम में भी एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी हम फंस जाते हैं कभी कभी किसी चीज को लेकर, तो गेस वर्क भी थोड़ा आना चाहिए हमें, है ना। सो हम अपने लॉजिक्स को यूज करेंगे और किस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जीएसटी काफी न्यूज में रहता ही है, तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर कि हमें जीएसटी रिलेटेड भी चीजों को याद रखना, या फिर हम कहीं भी कोई भी चीजें न्यूज में सुन रहे हैं जीएसटी के बारे में, सो वो टॉपिक बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से आपके एग्जाम का पैटर्न भी बनने वाला है। अगर आप देखो, आपका पूरा एग्जाम जो है ना, वो करंट अफेयर बेस्ड ही है। करंट अफेयर उन्हीं में से क्वेश्चन आपको निकाले जाएंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस रिलेटेड अगर कुछ भी आपकी न्यूज में आपको दिखाई दे रहा है, तो वो सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द जीएसटी ऑन कोका कोला। ठीक है। सो कोका कोला आपको पता ही है कितना फेवरेट ड्रिंक है इंडियंस का, है ना। सो हर कुछ कोई भी चीज हो, या हमें कभी प्यास भी लगे तो हम पानी नहीं सोचते, हम सोचते हैं हमें कोका कोला ही पीना है ना। सो आपको ये बताना है कि इनमें से कितना परसेंट ऑफ जीएसटी बेसिकली कोका कोला में लगता है। ठीक है। सो अगर हम देखें तो अगर आपको जीएसटी के थोड़ा बहुत भी अगर पता है, सो जीएसटी में एक कैटेगरी डिसाइड की गई है अभी जो प्रेजेंट डे में, दैट इज सिन प्रोडक्ट्स। ठीक है। सिन प्रोडक्ट्स वो है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो अगर आपको इतना भी पता है कि भाई कोका कोला इज गुड फॉर हेल्थ और नॉट, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं, तो सिन प्रोडक्ट में आ जाएगा। सिन प्रोडक्ट के लिए जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कितना जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी है 40%। सो बेसिकली कार्बोनेट ड्रिंक्स जो है उनमें हाई शुगर होता है, सो बेसिकली हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई अब जो है इस पे जो है वो 40% का जीएसटी हम लगाएंगे। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जीएसटी पहले जिस स्लैब पे था वो स्लैब चेंज हो चुके हैं। पहले हम 5, 12, 18, 28 इस तरीके के स्लैब्स को देखते थे, लेकिन अब जो स्लैब्स हैं बच्चों, वो बेसिकली 5, 18 और 40 हो चुका है। 40% लग्जरी आइटम और सिन आइटम्स में बेसिकली रह चुके हैं। ठीक है। सो चलो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जो है इतना सही बस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, इतने तक की आपको नहीं बताया जाएगा। आपको काफी चीजें बताई जाएंगी अबाउट द जीएसटी। कुछ फैक्ट्स हैं जीएसटी को लेकर जो आपको याद रखना है। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स नहीं है, सरकार डायरेक्टली हमसे पैसा नहीं मांग रही। जैसे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, सरकार जो भी हम कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज हमसे टैक्स के फॉर्म में लेती है। ठीक है। और वो डायरेक्टली सरकार के अकाउंट में ही जाता है। तो गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्टली जो चीजें जाए वो बेसिकली हम उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्टली जाए मतलब लोगों के थ्रू जो है ज्यादा। जैसे सपोज करो हम सामान लेने गए, है ना, हमने सामान पे बिल जो है वो टैक्स पे किया। गवर्नमेंट अब जो है उन रिटेलर्स, उन होल सेलर्स, उन सप्लायर से अब जो है टैक्स कलेक्ट कर रही है इन अ फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो बेसिकली वो जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स से इतनी बात पता होना चाहिए। इससे पहले बेसिकली हम पर वैट लगता था, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ये लगता था। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी ने किस टैक्स को रिप्लेस किया, तो उससे वैट को रिप्लेस किया। साथ ही साथ जीएसटी का जो मेन मोटिव है वो ये है भाई, वन नेशन वन टैक्स। ये जो है ये मेन मोटिव है सरकार का। कि कंफ्यूज नहीं कर रहे हम अपने जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उनको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाई आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्स वैट देने की जरूरत नहीं है। अब आप जो है एक ही टैक्स दोगे और आपको नाम भी बहुत इजी याद रहेगा, जीएसटी। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा बनी रहेगी, क्योंकि बिल्स में अगर आप देखो तो आपको बहुत क्लियरली आता है कि जीएसटी जो है वो इतना परसेंटेज आपसे चार्ज किया गया है। तो गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत ही ज्यादा अच्छा टैक्स है। हमने क्या कर दिया, गुड्स, सारे गुड्स पे अलग अलग टैक्स लगाने की जगह हमने एक टैक्स फिक्स कर दिया है गुड्स एंड सर्विसेज पे। गुड्स तो आपको पता ही होगा बच्चों किसको कहा जाता है, सामानों को कहा जाता है। सामान पे लगने वाला टैक्स
जीएसटी है सर्विस टैक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता देती हूँ। सर्विस टैक्स मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे बड़े अच्छे से जो है आपने काफी व्यू एंजॉय किया, वहां का एसी लगा हुआ है, सो जो रेस्टोरेंट है वो आपको इसी एसी के चार्जेस, इसी अच्छे व्यू के चार्जेस देते हैं, आपसे कहते हैं भाई सर्विस टैक्स है वो। सो बेसिकली उन्हीं सर्विस टैक्सेस की बात हो रही है और प्लस उन गुड्स की बात हो रही है जो भी हम लोग बेसिकली मार्केट से खरीद रहे हैं, उन पर जो भी टैक्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीएसटी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये वन नेशन वन टैक्स है। थोड़ा सा इसके पीछे जाते हैं। सबसे पहली कंट्री अगर हम देखें, फर्स्ट कंट्री जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया, अब ध्यान रखना 1954 में किसने, फ्रांस में। जानबूझ के मैंने इस तरीके से आपको बताया क्योंकि हम लोग अक्सर जो है ईयर डेट वगैरह भूल जाते हैं, तो आप उसको पहले याद रखो। जब आप उसको पहले याद रखोगे तो फर्स्ट तो आपको वो याद आएगा, उसके बाद जो है आपको फ्रांस याद आएगा। तो 1954 में फ्रांस ने पहली बार जो है जीएसटी लाइक टैक्स जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स अपनी कंट्री में पहला कंट्री बना जिसने इंप्लीमेंट करवाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं, सो इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है वो कहां से लिया गया है? इंडिया का जीएसटी मॉडल जो है वो बोरो किया गया है आपके कनाडा से। हमने कनाडा से अपना जो है वो जीएसटी मॉडल जो है बेसिकली बोरो किया है। इसका मतलब क्या है, कैनेडियन जो मॉडल है जीएसटी का, उसमें जीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए जिस टाइप का जीएसटी हमने, वैसे तो फ्रांस है पहली कंट्री जिसे जीएसटी मॉडल बेसिकली अपने देश में लागू करवाया था, लेकिन फ्रांस का मॉडल हमसे थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे सेंटर कलेक्ट करता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जिस टाइप से हम जीएसटी को कलेक्ट करते हैं वो सेम किसकी तरह है, जिस तरीके से कनाडा में जो भी गवर्नमेंट है वो जो भी जिस तरीके से जीएसटी को कलेक्ट कर रही है उसी तरीके से हम भी कलेक्ट करते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इंडिया का जीएसटी मॉडल कहाँ से बोरो किया गया है, तो वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली हमने क्या किया है, इसको बोरो किया है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अगर हम नेक्स्ट बात करें जो आपको बेसिकली याद रखना है जीएसटी के बारे में, वो ये है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अगर जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए बच्चों, तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, ये वन नेशन वन टैक्स को इंडिया में सबसे पहले, इंडिया की फर्स्ट स्टेट कौन है जिसने अपनी इस जीएसटी पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, अपनाया है, तो वो है असम। और लास्ट कौन है, लास्ट बेसिकली आपका जेएनके। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जीएसटी को लेकर याद रखने हैं। ठीक है, ये फैक्ट्स आपसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे और ये सारी चीजें आपको याद रखना है अबाउट द जीएसटी। चलो थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं अबाउट द जीएसटी, क्योंकि बच्चों मैं जैसे मैंने आपको कहा काफी न्यूज में जीएसटी हमेशा रहता है। ठीक है, तो हमें जीएसटी के बारे में बहुत डिटेल में थोड़ी चीजें जो है वो पढ़नी रहेंगी। ऑल्दो आपका एग्जाम काफी स्टैटिक है, आपको ऐसा नहीं बिल्कुल डीप में लाइन टू लाइन चीजें लर्न करें, नहीं, तो इसलिए काफी स्टैटिक होने की वजह से आपको कुछ पॉइंट्स जो है जीएसटी को लेकर याद रखने हैं। नोट्स भी पॉइंट वाइज ही बनाओगे। यहाँ पे तो आपको काफी ज्यादा सेंटेंस दिख रहा होगा, लेकिन आपने जो है नोट्स बिल्कुल पॉइंट साइज बनाने, एक पॉइंट में आपकी सारी बातें खत्म हो जानी चाहिए। बेसिकली एमसीक्यू है ना बच्चों, अगर आप देखो आपका आंसर आपके सामने ही है। सिंपली अगर आप अप्रोच देखते हो अपने एग्जाम के लिए, मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि क्या कर सकते हो। आप ये समझो कि मुझे अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करो, लेकिन पॉइंट वाइज कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। ठीक है, आंसर्स आपके सामने ही, आपको बस ढूंढना है। सो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, कॉन्सेप्ट यूज कर करके आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस बात की कि आपका जो ऑप्शन है कभी भी गलत होने वाला नहीं है, भले आपको कोई चीजें आती हो चाहे ना आती हो। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ है तो आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, सो इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी को लेकर वो चीजें फैक्ट थी, ठीक है, जिसको तो याद रखना ही रखना है। लेकिन अगर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट लेकर, तो आपको क्या याद रखना है, जीएसटी जो है बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया एक इनडायरेक्ट ही टैक्स है।
और ये इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली ध्यान रख लो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे लग रहा है, सप्लाई पॉइंट से लग रहा है, जहां से गुड्स एंड सर्विस आ रहा है उन पर ये जीएसटी लगने वाला है। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट उसके बाद सप्लाई पे तो लग रहा है, ये जितने भी चीजें मैंने मार्क की हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सप्लाई पे तो लग रहा है, लेकिन किस पे? कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे। सिर्फ जहां पर चीज बिक जाएगी, जहां पर चीज यूज हो जाएगी, सप्लाई तो चेन है, लेकिन जहां पर चीज बिक जाएगी वही लोग जीएसटी पे करेंगे। जहां पे चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बन रही हैं, उनको जीएसटी का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो जीएसटी जो है बेसिकली यूनिफाइड कर दिया गया। यूनिफाइड मतलब एक ही टैक्स लिया गया, इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा वन नेशन वन टैक्स। जब भी आप ये वन नेशन वन टैक्स या वन नेशन कुछ भी सुनो ना, आप इसके आगे अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो, इसका मतलब है एक ही है, यूनिफाइड ही है, सिंगल सिस्टम ही है। सो बेसिकली ये भी एक सिंगल सिस्टम है। ये जो टैक्स लिया जा रहा है, अब आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन लेता है? दोनों, बोथ गवर्नमेंट, ऐसे याद रखो। पता ही है आप लोगों को हमारी कितनी, बोथ बोल दिया तो सेंटर और स्टेट की बात हो रही है, कि इतना तो आप भी इस चीज को समझो। तो इसको याद कैसे रखेंगे? जीएसटी कौन कलेक्ट करता है या कौन लेता है बेसिकली। सो अगर हम इसकी बात करें, बोथ गवर्नमेंट यानी सेंट्रल प्लस स्टेट। या अगर आप ऐसा लगता है कि अरे मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, तो आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हो, सेंटर प्लस स्टेट। इस तरीके से आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते हो। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ध्यान रखना। जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यू एडिशन टैक्स का ही फॉर्म लेते हैं, यानी जिस चीज की जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से ही उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इसी प्रिंसिपल को हम लोग एड वैलोरम भी कहते हैं, यानी एड वैलोरम का मतलब है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द आइटम, ठीक है। और या फिर हम इसको क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन टैक्स। क्लियर होगी इतनी बात आपको? चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं इसके, कि जीएसटी बेसिकली आया कैसे। देखो अगर हम देखते हैं, सो बेसिकली कैलका टास्क फोर्स बनाया गया था, ठीक है, 2003 में। और मेनली इसको बनाने का जो मोटिव था वो ये था कि भाई किस तरीके से इस वैट को हटाया जाए, क्योंकि वैट क्या कर रहा है ना, एक बर्डन क्रिएट कर रहा है टैक्स का, ठीक है। अगर आप देखो, सपोज करो ए ने टायर्स बनाए और जाकर बी कंपनी को बेच दिए, बी कंपनी ने इससे कार बना लिया, ठीक है। अब ये कहां पहुंच गया? हमारे कंज्यूमर तक, ठीक है। इतनी बात आप ये समझो, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो टैक्स वैट इस टायर वाले पे भी लगेगा। अब टायर वाले पे लगेगा तो टायर वाला कह रहा है कि भाई मैं तो अपना टैक्स का पैसा किससे लूंगा? इस कार वाले से। कार वाला कह रहा है मैं अपने वैट का पैसा किससे लूंगा? कंज्यूमर से। यानी टैक्स ऐड हो जा रहा है कंज्यूमर के लिए। अगर वैल्यू एडेड टैक्स देखो तो एक बर्डन था। बर्डन क्यों था? कि वो बेचारा क्या कर रहा है, इस मैन्युफैक्चरर, इस टायर बनाने वाली कंपनी का भी टैक्स पे कर रहा है, और वो किसका पे कर रहा है? एक कार वाले का भी टैक्स पे कर रहा है, और बेसिकली किसका पेमेंट कर रहा है? अपना तो जो उसने सामान लिया उसमें तो वो पेमेंट कर ही रहा है टैक्स का। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं, वैट एक तरीके से बर्डन क्रिएट करता था कंज्यूमर्स के लिए, जो कंज्यूमर पीछे से सबका टैक्स पेमेंट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है कि भाई जहां पे एंड पॉइंट है वहीं से उनका टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा। टायर कंपनी से ले लिया भाई अपना टैक्स, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? नेक्स्ट टैक्स किससे लिया? कंज्यूमर से। उसको भी अपना जो है टैक्स देना ही पड़ेगा। तो एंड पॉइंट पे जहां पे सामान बिक रहा होगा, जहां पे सामान की डेस्टिनेशन है, उन्हीं जगहों से इस टैक्स को बेसिकली कलेक्ट कर रखा है। तो बेसिकली बर्डन नहीं पड़ रहा अब किसी के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उनकी बर्डन को कम करने के लिए जीएसटी को जो मेन मोटिव है सरकार का, वो इसीलिए सरकार इसको लेकर आई थी। तो बेसिकली यही चाहती थी सरकार। 2003 में भी केलकर टास्क फोर्स को जो है अपॉइंट किया गया और कहा गया डॉक्टर विजय केलकर बेसिकली इसके चेयरपर्सन थे इस पूरे कमिटी के, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली यही कहा कि भाई अगर वैट से छुटकारा चाहते हो तो पूरे नेशन पे एक ही टैक्स लगा दो। इसी को हम जीएसटी बेसिकली कहते हैं। फिर 2006 में गवर्नमेंट ने कहा भाई ये तो ऐसा नहीं हो सकता, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, हो सकता है हमारे सप्लाई चेन में इफेक्ट होने लग जाए। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा भाई चलो ठीक है छोड़ो। फिर 2006 में जो है बजट की स्पीच में एक नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाने की बात हुई। जीएसटी लाने की बात नहीं हुई थी, बेसिकली कहा गया था ठीक है नेशन वाइड हम एक नेशनल
टैक्स लेकर आएंगे और इस टैक्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो भी चीजें जो है सरकार की इतनी आगे नहीं बढ़ी, फिर जाकर बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने वन नेशन वन टैक्स का एक बिल लाया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस बात को समझने के लिए कि पार्लियामेंट में जो बिल आया उसका नंबर कितना था, तो 122। ठीक है, याद करने की ट्रिक कैसे याद रखें, 122 जो है वो बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो लाया गया, पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया रिगार्डिंग द कि भाई पूरे नेशन में एक टाइप का ही टैक्स अब हम रख देते हैं, ठीक है, ताकि जो है कंज्यूमर पे भी इतना बर्डन ना पड़े। ठीक है, फिर ये बिल पास होता है और ये बिल बन जाता है 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। वैट को हटा दिया गया 2016 में और उसके बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है हमारे देश में लागू हो गया। सिंपल सी बात है, इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहला एफर्ट मैंने आपसे कहा था कि आप लोग डेट ही भूल जाते हो, आप ईयर ही भूल, तो 2003 आपको याद रखना है। 2003 में कौन था, केलकर टास्क फोर्स था जिसके चेयरमैन विजय, याद रखना केलकर, आपको आपके जो भी अपने केलकर टास्क फोर्स है वहीं से आपने याद किया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली बात 3 साल बाद ही देखो, ऐसे याद रखो 3 साल बाद है ना, 2006 में बजट स्पीच होती है और उसमें नेशन वाइड जो है टैक्स के बारे में बात होती है, तो नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं 2014 में, अब आप लोग 6 साल, अब 3 साल का गैप हो गया ना, तो अब कितने ईयर्स का गैप हो गया, प्लस 8 ईयर्स। ठीक है, आप 2003 याद रखो, 3 के बाद 3 साल आगे बढ़ा देना, बजट स्पीच आ जाना चाहिए, एक आप फ्लो चार्ट जैसा बनाओ। ठीक है, फिर उसके बाद आप 8 ईयर्स ऐड करो, 2014 मिल जाएगा, जिसमें 122 जो है बिल आया था। ठीक है, बिल पास हो गया, पास होने के बाद, पास 2 साल बाद हुआ है, ध्यान रखना 216 में ये बिल पास हुआ है। ठीक है, और 2017 में जाके 1 साल बाद, बिल पास होने के 1 साल बाद जो है फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक्ट कौन सा बन गया, 101, बड़ा शुभ नंबर है ना, बहुत अच्छा नंबर है, तो आपको याद रखना है 101 जो है बेसिकली 101 बेसिकली जो है यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन अगर आप देखो इस तरीके से आ जाएगा कि जो जीएसटी का जो बिल है, ठीक है, वो किस इनमें से किस अमेंडमेंट बिल का पार्ट है, तो 102 आपको याद रखना है। लेकिन जब एक्ट की बात हो जाएगी तो 101 आपको बेसिकली याद रखना है। बिल कब आया, 2014 में आया है, और एक्ट कब बना था, 2016 में, 2 साल बाद। ऐसे करके आप याद रखो, देखो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। चलो अब जरा बात कर लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये 101st एक्ट आ गया, ठीक है, तब क्या क्या चेंजेस हुए। तब चेंजेस को बड़े आराम से याद रखेंगे नंबर्स के हिसाब से। आप देखो पहली बात, क्या चीज कॉमन है आर्टिकल में, अगर आप देखोगे सो 246A, फिर 269A और 279A। तो आपको ये ध्यान रखना है जीएसटी रिलेटेड जो भी आर्टिकल होगा उसके पीछे ए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज अगर आप देखो 46 याद रखना, 269 याद रखना, 279 है, 216A, 69 और 79 तो आपको याद ही रहेंगे, आप 10 ऐड कर देना। ठीक है, बस एक आपको एक 46 याद रखने की जरूरत है, 246 और सारे ए ही है, इतनी बात याद रखो। अगर आप 246 और 269 याद रखते हो, 10 प्लस करोगे तो 279 मिल जाएगा। बाकी आपको ए याद रखना है कि ये जो बिल है, ये जो आर्टिकल की अगर कभी बात होगी क्वेश्चन में, तो बेसिकली ये जीएसटी रिलेटेड ही है। अब क्या चीजें किस चीज से रिलेटेड है वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, सो 246A को हम इतने लंबे चौड़े तरीकों से याद नहीं रखेंगे, हमको बस इतना याद रखना है कि जब लॉ की बात आएगी तो मुझको याद रखना है आर्टिकल 246A। जब भी लॉ की बात आएगी, लॉ किसके रिलेटेड होगा, ऑब्वियसली बात है जीएसटी के रिलेटेड होगा। जीएसटी रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करने हैं लॉ में, तो उसके लिए मुझे कौन से आर्टिकल के पास जाना पड़ेगा, आर्टिकल 246A। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये करेगा कौन, पहले हमने पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं हम, कि जो हमारा जीएसटी मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल पे बेस करता है, और जो हमारा कैनेडियन मॉडल है वो कहता है भाई सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है इस चीज की कि वो लॉ बना सकता है। सेम इज विद द आर्टिकल 246। ठीक है, सो 246 जो है वो बेसिकली इसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि जो लॉ मेकिंग पावर है वो किसको दिया गया है भाई, स्टेट को भी दिया गया है, और प्लस आपके किसको दिया गया है, सेंटर को भी दिया गया। ये चीज से आप इसको कोड कर लो और समझ लो कि भाई किस तरीके से ये जो है आपको याद रहने वाला है। तो आपको याद हो कि 246 किसके लिए था, हमारे लॉ के लिए। लॉ किस चीज के लॉ की बात हो रही है,
जीएसटी के लॉ की बात हो रही है, लॉ को बनाया जाएगा, ऑब्वियसली बात है, मेकिंग ही रहेगा, बस आप पॉइंट से इसको याद रखना। और कौन है इसके पास, पावर किसके पास है, बेसिकली सेंटर और स्टेट दोनों के पास। क्लियर होगी इतनी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या याद रखना है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम याद रखना है, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है किस चीज को लेकर, जीएसटी के इंटरस्टेट को लेकर। कहने का मतलब क्या है, 246 में पावर तो दिया गया है स्टेट को पूरी पावर है कि वो भाई लॉ बना सकता है जीएसटी को लेकर, लेकिन जब इंटरस्टेट ट्रैवल होने लग जाएंगे गुड्स, एक स्टेट, सपोज करो हरियाणा में कोई चीज बनी और दिल्ली में जाके बिक रही है, अगर ये इंटरस्टेट ट्रैवल होने लग जाएंगे तो फिर भैया पूरा राइट, कंप्लीट राइट किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। वही एक सुप्रीम बॉडी है जो इंटरस्टेट जीएसटी को लेकर लॉ बना सकती है। यानी इंटरस्टेट जीएसटी में कितना % ऑफ जीएसटी रखना है, वो सारी बातें कौन डिसाइड करेंगे, आपके ओनली पार्लियामेंट। सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट ना, यानी सेंटर है बेसिकली। तो आपको ये 2 पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो चलो इसको जरा नोट कर लेते हैं। आप किस तरीके से आप नोट करोगे, देखो आप लिखोगे आर्टिकल 246 ए की बात हो रही है। क्लियर होगी इतनी बात, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। 246 किसकी बात करता है भाई, 246 सबसे पहले बात करता है लॉ की। किसके लॉ की बात करता है भाई, जीएसटी के लॉ की बात करता है। क्या बात करता है, किसके पास है ये जीएसटी का पावर, लॉ का पावर, भैया सेंटर के पास भी है और प्लस स्टेट के पास भी है, कोई डिफरेंस ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको कैसे याद रखोगे भाई, अब किसकी बात हो रही है, फिर से लॉ की बात हो रही है। अच्छा लॉ किसकी बात हो रही है भाई, इंटर स्टेट जीएसटी के लॉ की बात हो रही है। उसका पावर किसके पास है, उसका पावर है ओनली सेंटर यानी पार्लियामेंट। बच्चों इस बात को ध्यान रखो, सेंटर में बैठने वाली लॉ मेकिंग बॉडी हमारी पार्लियामेंट है, एंड स्टेट में बैठने वाली लॉ मेकिंग बॉडी जो है हमारी लेजिस्लेचर है। इतनी बात आप समझो, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टेट लॉज, और जो हमारा पार्लियामेंट है वो बेसिकली सेंट्रल लॉज के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इंटर स्टेट जीएसटी एक यूनियन लॉ है कि एक स्टेट लॉ है या फिर कॉन्करेंट दोनों का लॉ है, तो अगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट लॉ रिगार्डिंग द जीएसटी, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है बेसिकली यूनियन लॉ के अंदर आएगा। सिर्फ सेंटर के पास पावर है ना इस पे लॉ बनाने का, तो यूनियन, सिंपल कॉन्सेप्ट डेवलप करो। अब देखो यहाँ पे दोनों है, जब दोनों है तो ये कॉन्करेंट है, सिंपल, खत्म। आर्टिकल 246 आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग जरा आर्टिकल किसकी तरफ बढ़ते हैं, 269 ए की तरफ। चलो 269 ए किसकी बात कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात हो रही भाई, इंटरस्टेट ट्रेड की बात हो रही है। इंटरस्टेट के ट्रेड की किसकी बात हो रही है, कलेक्शन। कलेक्शन किसका होगा, ऑब्वियसली बात है जीएसटी के कलेक्शन की बात हो रही होगी, है ना। जीएसटी का जो कलेक्शन है वो कौन करेगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्शन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात आपको याद रखनी है कि भाई जो अब बांटने की बारी आ रही, अब क्या करें, जीएसटी का कलेक्शन और जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बारे में मुझे कहां पे मिलेगा, आर्टिकल 269 ए में मिलेगा। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 269 ए कलेक्शन ऑफ जीएसटी, लॉ की बात नहीं कर रहा, कलेक्शन ऑफ जीएसटी की बात कर रहा है, प्लस किसकी बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी टैक्स, कि किस तरीके से टैक्स को बांटा जाए। तो टैक्स को बांटना है, टैक्स को कलेक्ट करना है, किसके पास राइट है, वो सारी चीजें जो है अभी हम किस पर डिस्कस करते हैं, 269 ए में। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए काफी अच्छे से, ठीक है। लेकिन अकेला नहीं करेगा, ठीक है, पूरा सुप्रीम पावर नहीं है। किससे रिकमेंडेशन लेगा, रिकमेंडेशन लेगा किससे, जीएसटी काउंसिल से। जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी कितना % ऑफ जो जीएसटी का पैसा है वो स्टेट को मिलना चाहिए, कितना % ऑफ जीएसटी का पैसा जो है वो किसको मिलना चाहिए, सेंटर को मिलना चाहिए। बस सेंटर उनने जो भी रिकमेंडेशन दी है उनको मानकर क्या करेगा, पैसों को बांट देगा, ठीक है। तो चलो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए, ताकि आप इजीली इसको याद कर सको। तो बेसिकली आपने जब भी आर्टिकल 269 ए की बात होगी, तो आपने यहाँ पर क्या याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि कलेक्शन की बात हो रही है और प्लस डिस्ट्रीब्यूशन।
कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा होगा? ऑब्वियसली जीएसटी पर जीएसटी का ही हो रहा होगा। करेगा कौन? किसके पास है पावर? ओनली, इसलिए जानबूझ के लिखा है सेंटर। ठीक है, किससे भाई? ओनली सेंटर के पास ही पावर है कि वो कलेक्ट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन एडवाइस किससे लेगा? जीएसटी काउंसिल से। जीएसटी काउंसिल कहेगी सर 60% आप रखो, 40% सेंटर स्टेट को दे दो, तो भाई फिर वही काम जो है सेंटर बेसिकली करने वाला है। पर इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना, जब भी आर्टिकल 269 एक ही बात होगी, कलेक्शन आपको जीएसटी का मिलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन आपको जीएसटी का मिलना चाहिए, पार्लियामेंट नहीं तो सेंटर का नाम उसमें होना चाहिए, प्लस जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस की बात होनी चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आर्टिकल 279 ये क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 279 ये क्या कहता है, चलो ये देख लेते हैं। आर्टिकल 279 को ध्यान रखना, जीएसटी काउंसिल की बात करता है। किसकी बात करता है? जीएसटी काउंसिल की। इसको ऐसे याद रखोगे, ठीक है। अब ठीक है, ये याद रख ले भाई, किसकी बात हो रही है? जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है। और जीएसटी काउंसिल में किसकी बात हो रही है? भाई जीएसटी काउंसिल में बात हो रही है इन जीएसटी काउंसिल के कंपोजिशन की। ठीक है, और इस जीएसटी काउंसिल को कंपोज कौन करेंगे? भाई प्रेसिडेंट करेंगे। तो फुल पावर जो दिया गया है जीएसटी काउंसिल के ऊपर, वो किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे भाई कौन कौन मेंबर बनेगा जीएसटी काउंसिल का, और प्रेसिडेंट ही आउटलाइन करेंगे इनके फंक्शनिंग, कब काम करना है, कब क्या करना है। तो बेसिकली जीएसटी काउंसिल को लेकर जितनी भी बात है, कंपोजिशन या फिर हम बात कर ले फंक्शनिंग की, उसकी फंक्शन कैसे करेगा, कैसे काम करेगा, उसका पूरा राइट किसको दिया है? प्रेसिडेंट ओनली। ये आपको बात बेसिकली याद रखनी है अबाउट द जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटी रिलेटेड लॉ के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंसर्टेड बाय 101st CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, सो देख लेते हैं भैया कौन सा है ऑप्शन, फिर आप मुझे बताना। 246A, 246B, 246C, 246D। अब देखो, अब कैसे याद है? 200 के रेंज में ही है सारे के सारे जीएसटी के। एक 46 था, एक 69 था, एक 79 था। तो 69 और 79 की तो बात ही नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? 46 वालों की। मैंने कहा जंप नहीं करना, ऑल्दो आप में से आपको समझ, मुझे पता है आपने आंसर शायद आपको पता है कि कौन सा आंसर है, लेकिन जंप नहीं करना अपने आंसर्स में। तो देखो, अच्छा 46 की बात हो रही है, लेकिन जीएसटी में से तो ओनली ए मैम ने बताया था कि बस सिर्फ ए वाला ही जो पार्ट है वही जीएसटी को लेकर बात कर रहा है। तो बी सी डी सब कैंसिल, यानी आर्टिकल 246A हो जाएगा। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बेसिकली अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इसको लेकर, और पूछा भी जा सकता है इनमें से किस आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल की जो है फंक्शनिंग की बात हो रही है, इनमें से किस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ही जीएसटी काउंसिल के मेंबर को कंपोज करेंगे। भाई प्रेसिडेंट, जीएसटी काउंसिल, कंपोजिशन, आर्टिकल 279A, ऐसे याद रखो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके हैं बेसिकली, लेकिन बच्चों ये बात ध्यान रखो कि आपको बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा इसके फीचर पे आ जाते हैं कि जीएसटी का फीचर क्या है। जीएसटी बेसिकली ध्यान रखो, सप्लाई पे जो सामान बना रहा है उसका कोई लेना देना नहीं, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं, सामान कितने बने, लेकिन सामान जा कहाँ रहे हैं, सामान बिक कहाँ रहे हैं, उनपे ही मेन जो है सरकार का फोकस है, इसलिए जो है टैक्स उन्हीं से लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसको डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स कहा जा रहा है। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स का पेमेंट कौन करेगा या टैक्स का कलेक्शन कौन करेगा? भाई वही करेगा जहां पे जाकर सामान जो है बिक गया है। ठीक है, डेस्टिनेशन मतलब आप देखो, डेस्टिनेशन हमेशा एंड पॉइंट को ही कहा जाता है ना। तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब जहां पर आपका मटीरियल, आपका गुड जो है वो क्या हो गया, बन गया। लेट्स से दिल्ली में हुंडई की कार बन गई और देहरादून आके बिक गई। तो बेसिकली बना कहां पे? मैन्युफैक्चर, ये तो मैन्युफैक्चरिंग हुई भाई, इनको तो मैन्युफैक्चर से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं भाई हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है मैन्युफैक्चर से।
हमें किससे लेना देना है? हमें तो कंजम्पशन से लेना देना है। कंज्यूम क्या कहां पर हुआ? जो आपका हुंडई का कार है कंज्यूम कहां पे हुआ? देहरादून पे हुआ भाई। तो इसका मतलब सरकार कंफ्यूजन आपके जो है वो रिमूव करेगी। देखो पेमेंट तो चाहे हरियाणा में बिके ये कार कहीं भी बिके, पेमेंट तो हम कंज्यूमर को ही करना है, लेकिन बात आ रही है कलेक्शन कौन करेगा। देखो दिल्ली और देहरादून के पीछे से झगड़ा शुरू हो जाएगा, भाई हमने कार बनाई, हम कार नहीं बनाए, तुम्हारे पास कैसे आती कार? तो सरकार ने जो इनके बीच का झगड़ा था ना मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन के बीच में, वो झगड़ा ही खत्म कर दिया। पहली बात बोला भाई देखो मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, कार कहीं भी बने, कार बिकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार तो बन जाएगी लेकिन सामान खरीद कौन सा स्टेट रहा है, तो भाई जो सामान जो है जो भी स्टेट खरीद रहा है तो भाई उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो बनेगा, प्रायोरिटाइज किया जाएगा। इसलिए सरकार ने कहा भाई देहरादून की जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है ये अब इनसे बेसिकली क्या करेगी, जीएसटी टैक्स कलेक्ट करेगी और अपने पास रखेगी। क्लियर होगी इतनी बात? इससे इसको कंजम्पशन बेस्ड या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा गया है। ठीक है, अगर आप देखो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक डूल स्ट्रक्चर है। डूल स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब क्या होता है? डूल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो ये टैक्स है वो दो लोगों के बीच में बट रहा है। दो लोग कौन है यहाँ पे? तो दो लोग हैं आपके सेंटर और आपका स्टेट। उसके बाद इसके चार कंपोनेंट है, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स टैक्स के फॉर्म में, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स के फॉर्म में, यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड, मतलब जब इंटर स्टेट ट्रैवल होगा तब कौन सा टैक्स किसको कलेक्ट होगा, ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी, इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जरा इसके स्लैब की बात कर लेते हैं। स्लैब के अगर आप देखो तो पहले मैंने दोनों लिख दिए हैं आपके लिए। पहले जो स्लैब डिसाइड किया गया था वो बेसिकली अगर आप देखो 0 हो गया आपका, जिसमें बेसिकली टैक्स नहीं लेंगे, तो 0, 5, 12, 18, 28। लेकिन अब जो है 5 और 18 लिया गया है, एक सेपरेट बनाया गया 40% टैक्स। अभी कोको कोला की बात चल रही थी ना, जिनको हमने लग्जरी और सिन गुड्स कहा है। सिन गुड्स मतलब नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड, जो अच्छे नहीं है वो सारे के सारे सिन गुड्स का पार्ट बन जाएंगे। प्लस लग्जरी पे भी सरकार कितना पैसा लगा रही है आपके टैक्स का, 40%। क्लियर होगी? जैसे सिगरेट्स हो गए, टोबैको हो गए, ये सारे के सारे सिन गुड्स में ही आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इतनी बात तो हमने ये समझ ली कि जीएसटी जो है वो क्या है। अब इंपॉर्टेंट है जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं, किन किन वैट को जीएसटी बना दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सेंट्रल के जितने भी टैक्स हैं, सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, ड्यूटी ऑफ एक्साइज हो गया, मेडिसिनल और टॉयलेटरी प्रिपरेशंस हो गए। ठीक है, एडिशनल ड्यूटी टैक्स हो गया, गुड्स एंड सर्विस स्पेशल इंपॉर्टेंट टैक्स हो गया, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ द एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम हो गया, स्पेशल एडिशन ड्यूटी हो गया, सैट जिसको कहा जाता है, और सेंट्रल सरचार्ज और सेस। ये सारे टैक्स सरकार ने अपने सेंटर के जितने भी टैक्स सरकार लगाती थी अलग अलग तरीकों से, उन सबको क्या बोल दिया, जीएसटी। कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी। समझो, जो चार कंपोनेंट बनाया गया है सीजीएसटी में, ये सारे के सारे टैक्स आएंगे। ध्यान रखो कि जो है आपको जो क्वेश्चन है एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा टैक्स सीजीएसटी के अंदर आता है, यानी सेंटर का टैक्स है वो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो स्टेट टैक्स है। स्टेट टैक्स के अंदर कौन कौन से जिनको जीएसटी बना दिया गया है, तो बेटा स्टेट वैट है, परचेज टैक्स है, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स है, ठीक है, लग्जरी टैक्स है, ऑक्टोरियल टैक्स है, या फिर कोई भी एंट्री फीस जो ली जाती है वैसे टैक्स हो गया, टैक्स ऑन लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग से आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसमें भी सरकार टैक्स लगाती थी पहले। ठीक है, मंडी टैक्स हो गया, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट हो गया, स्टेट सरचार्ज और सेसपी किसके अंदर आने लग गया है, एसजीएसटी के अंदर। ध्यान रखो जब भी स्टेट की बात होगी और जीएसटी की बात होगी तो एसजीएसटी आने वाला है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैक्सेस एग्जेम्प्टेड। टैक्सेस एग्जेम्प्टेड मतलब जिन टैक्स को जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो कौन सा भाई, बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज ऑन गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी चीजें इंपोर्ट होंगी उन पे किसी भी टाइप का जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जो है कस्टम ड्यूटी जो पहले लगता था वैसा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सरचार्ज ऑन कस्टम ड्यूटी, ये सारे हो गया। मोटर व्हीकल टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर हो गया, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, सेफ गार्ड ड्यूटी हो गया, टोल टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, जो भी लोकल बॉडी कलेक्ट करती है, पंचायत वगैरह, म्यूनिसिपल वगैरह, वो सारे टैक्सों को भैया क्या बोला गया, ये तो वैट ही है, जिस नाम से पहले जाने जाते थे उसी नाम से ये लोग जाने जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जीएसटी में आपको अपने एग्जाम के लिए किन किन चीजों को पढ़ना है और किन किन चीजों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो अब जरा जीएसटी
2.0 देखते हैं। अब जीएसटी 2.0 क्या था भाई, कैसा हुआ? जो हमारे 56 गुड्स एंड सर्विस टैक्स की काउंसिल बैठी है, ठीक है, उस काउंसिल ने 2 सितंबर 2025 से कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी है और बोला भाई ये गाइडलाइंस जो है अब हर किसी को जीएसटी को लेकर जो है वो क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या गाइडलाइंस थी भाई, देख लेते हैं। उन्होंने कहा भाई हमने क्या कर दिया है, जीएसटी को और सिंपल कर दिया है। पहले हमने बहुत मल्टीपल चार्जेस आप पे लगाए थे, अब हम जो 5, 12, 18, 28% का जो टैक्स हमने मल्टीपल स्लैब लगाया था हम हटा रहे हैं। अब हम कितना लेंगे आपसे, 18% और बेसिकली आपसे 5% टैक्स जो है वो बेसिकली लिया जाएगा। 40% ऑब्वियसली बात है आपके सिन गुड्स और लग्जरी में लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप देखो, अब आपको मेन चीज यहाँ पे याद रखनी है। देखो बाकी चीजें तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, मेन चीजें जो है आपको क्या याद रखनी है, ये देखो। अभी आप देखो क्या है कि टैक्स रिलीफ मतलब नो टैक्स, आप ये समझो टैक्स रिलीफ का मतलब है आपसे टैक्स कलेक्ट किया ही नहीं जाएगा। तो किन किन चीजों पे आप पे टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाएगा, तो अगर आप देखते हो तो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपसे किसी भी टाइप का टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, यानी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पाश्चराइज्ड, जितनी भी पाश्चराइज्ड चीजें हैं, पाश्चराइज्ड चीजें हमेशा मिल्क प्रोडक्ट्स की होती हैं, ठीक है। जैसे मिल्क, पनीर, इंडियन ब्रेड जितने भी हैं उन पे भी अब से जो है जीएसटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, जो बेसिकली क्रिटिकल मतलब बहुत भारी भरकम, जैसे कैंसर वगैरह हो गए, ट्यूमर्स वगैरह, रेयर डिजीजेस हो गए, उनको भी 12% पहले जीएसटी चार्ज था। पहले कितना था, अगर जीएसटी पहले जो देखा था 2.0 में, उसको भी क्या बना दिया गया है, निल, यानी 0% टैक्स बना दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी कैंसर रिलेटेड है उनको भी 5% से क्या बना दिया गया है, निल बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, एक तो ये कि भाई कैंसर कॉजिंग या फिर कोई भी रेयर डिजीज पे पहले जो मेडिसिन था उस पर कितना परसेंट टैक्स लगता था, 5%, अब कितना लगता है, 0, ठीक है। सेम विद किसके साथ, आपकी 33 लाइफ सेविंग्स जो ड्रग्स हैं उनके बारे में बात हो रही है, दवाइयों की बात होती है, ठीक है। दवाइयों को मेडिकल लैंग्वेज में ड्रग्स ही कहा जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये 12% लगता था, अब कितना लगता है, 0%, ठीक है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी काफी चेंजेस आई हैं, जैसे ट्रैक्टर खरीदेंगे, हार्वेस्टर खरीदेंगे, कंपोस्टर खरीदेंगे, सरकार ने कहा भाई पहले हम कितना लेते थे, 12% टैक्स लेते थे, अब हम आपसे कितना लेंगे, 5% टैक्स लेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और भी काफी रिफॉर्म्स बेसिकली एग्रीकल्चर में किए गए हैं। जितने भी फर्टिलाइजर्स थे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जिन फर्टिलाइजर में ऐड होगा, नाइट्रिक एसिड जिन भी फर्टिलाइजर में ऐड होगा, अमोनिया जिन भी पे ऐड होगा, उनको भी अब 18% से क्या बना दिया गया है, 5% जीएसटी के रिजीम में ऐड कर दिया गया, ठीक है। फिर जितने भी लेबर इंटेंसिव गुड्स, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं, ऐसे याद रखो। लेबर इंटेंसिव का मतलब जिसमें इंसान का खुद का लेबर लगता है, उसकी खुद की जो है बेसिकली एनर्जी लगती है, वो इंसान मशीन से नहीं बना रहा, वो इंसान खुद उस चीजों को बना रहा है। तो वो सारी चीजें अगर आप देखो तो किसके अंदर आती हैं बच्चों, आपके लेबर इंटेंसिव गुड्स के अंदर आती है। जितनी भी चीजें हाथ से बन रही हैं वो सारी की सारी आपकी लेबर इंटेंसिव ही क्या रहेंगी, बेसिकली चीजें रहेंगी। जिसमें हैंडीक्राफ्ट आप याद रखना, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनने वाली, उसको भी रिड्यूस करके 12% से किस में ले आए हैं, 5% के रिजीम में। तो आप देखो बेसिकली 5% की रिजीम है। 5% में कौन कौन आ गया, मशीनरीज आ गई जितने भी एग्रीकल्चर में हम यूज कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजर आ गया, और नेक्स्ट हमारे जितने भी आर्टिशंस हैं, जितने भी हमारे हैंड से काम करने हैंड वर्कर्स हैं, उनके लिए भी कह दिया सरकार ने कि भाई आपकी भी जीएसटी जो है वो कितना रिड्यूस कर दी गई है, 5%, ठीक है। ज्यादा जीएसटी लगने की वजह से बच्चों क्या होता है कि लोग सामान खरीदते नहीं, ठीक है। सेम चीजें हैं। चलो अब जरा हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, ठीक है, एक शक्ति स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है। क्या इंट्रोड्यूस हुई है, शक्ति स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है। आप बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है शक्ति स्कीम को लेकर, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने न्यूज में थोड़ी चीजें देखी होंगी तो बहुत इजी है। देखा जाए तो गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 1000 करोड़ ओवर 4 years, ठीक है। अब चलो मैंने तो आंसर ही बता दिया शायद, है ना, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने 5 years बोला है, तो दैट मीन कि गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए 10,000 करोड़ को इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। सो 4 years तो
रॉन्ग हो गया, तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ढूंढते हैं बेसिकली स्कीम्स में, हमको स्कीम्स के थोड़े बहुत स्टेटमेंट याद रखने पड़ते हैं कि सरकार ने क्या कहा था। ठीक है, आप मतलब समझ लिया करो चीजों का, फिर अपने ऑप्शन में देखा करो। जैसे मेरे को ये बात पता है कि जो शक्ति स्कीम्स है उसके अंदर अगर हम देखते हैं, सो गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, लेकिन 5 साल के लिए। सो यहाँ पे क्या लिखा है वो उससे मुझे लेना देना नहीं है, मुझे बस अपना, मेरे को जो मैंने कोड याद किया है वो क्या याद किया है, 1000 करोड़ एंड 4 years, मुझे उसी से मतलब होना चाहिए, उससे ज्यादा और किसी से नहीं। तो 4 years तो है नहीं, 5 years का स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द बायोफार्मा शक्ति इज अ स्ट्रेटेजी फॉर द ओनली चाइल्ड हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू द नॉलेज एंड इनोवेशन। सो ओनली चाइल्ड हेल्थ, ऐसा तो सरकार क्यों लेके आएगी ऐसी चीजें? फार्मास्यूटिकल सेक्टर को तो सरकार ब्रॉड स्पेक्ट्रम करेगी, सबके लिए करेगी ना। सरकार तो यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ केयर की बात करे तो ये भी थोड़ा सा चलो डाउट में रख देते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट ऑप्शन को चेक किया करो। इट अलाइंस विद द नेशनल बायोफार्मा मिशन NBM 2017 एम्स ऑफ 5% ऑफ द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स शेयर। नहीं समझ में आया, पता नहीं ये ऑप्शन है कि नहीं, इसको भी डाउट में रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव डिजाइन टू ट्रांजिशन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ लीडर इन अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को लेकर ही सरकार जो है इस पे काम कर रही है। ऐसा क्यों करेगी सरकार? ऑटो, देखो मैंने कहा ना, सरकार जब भी कोई काम करेगी वो क्या करेगी, वर्ल्ड वाइड करेगी। वो अपने आप को एक ऐसा मैन्युफैक्चरर बनाएगी, एक ऐसा लीडर बनाएगी जहां पे लोगों को जो चाहिए इंडिया से लो, कुछ भी चीजें चाहिए। तो ऑटो इम्यून डिजीज के लिए क्यों करेगी भाई? तो ये तो बात गलत हो गई। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ओनली फॉर चाइल्ड भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप शक्ति का भी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगी तो आपको पता चलेगा, थ्रू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी भी है, तो इनोवेशन एंड नॉलेज सिर्फ उसके थ्रू तो नहीं हो सकता, और चाइल्ड हेल्थ के भी यहाँ पे गलत है। तो जो चीज मुझे नहीं पता थी मैंने उस पर टिक कर दिया और कह दिया भाई यही मेरा करेक्ट आंसर है। आप समझो, आपने जितनी चीजें पढ़ी है ना उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें एग्जाम के टाइम हर चीजें पढ़ने की जरूरत है, सारी चीजें हम पढ़ लेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है, हमें जितना भी इंफॉर्मेशन पता है, मुझे नैब के बारे में नहीं पता, छोड़ दो, नहीं पता आपको NBM के बारे में, छोड़ो उस चीज को, क्या हो गया। पर हम लोग उन चीजों को तो कैंसिल आउट कर सकते हैं जितनी नॉलेज मुझे पता है। जैसे मुझे ये पता था कि भाई 1000 करोड़ फॉर 5 years लगा रहा है, 4 years तो हो ही नहीं सकता। और रही बात शक्ति की, अगर फुल फॉर्म की बात करो तो जो यहाँ पे टी है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, गलत हो गया। और दूसरी चीज बच्चों, ओनली चाइल्ड हेल्थ केयर जैसा लीडर नहीं बन सकते। जो लीडर होता है ना वो कौन होता है, जिसको सब कुछ आता है। तो इंडिया अगर लीडर बनना चाहिए तो उसको सब कुछ आना चाहिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। उसके जो दवाइयों को लेकर है, उसका दवाई एक जगह पे काम करे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मैन्युफैक्चरर हम बनना चाहते हैं कि किसी भी कंट्री को किसी की भी दवाई की जरूरत पड़े तो वो सबसे पहले इंडिया को ही देखे, क्योंकि इंडिया के पास सारी डिजीज का बेसिकली क्या है, इलाज है, मेडिसिन इंडिया के पास अवेलेबल है। ठीक है, सो इसलिए आप इस तरीके से अप्रोचेस भी देखो कि किस तरीके से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अक्सर हम लोग पढ़ बहुत कुछ लेते हैं लेकिन हमारे पास वो लॉजिक नहीं होता, वो कॉमन सेंस ही नहीं होता कि हम लोग किस तरीके से अपने ऑप्शंस को हटाएं। ऑप्शन हटाना जिस दिन सीख लोगे ना बच्चों, जितना आपने पढ़ाई की है वो ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, चलो जरा बायोफार्मा के बारे में देख लेते हैं, क्यों न्यूज में था, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। देखो, यूनियन बजट 2026-27 में इसको डिस्कस किया गया। हमारी गवर्नमेंट कहती है हम नॉन एनिमल मेथोलॉजीज जो है वो डेवलप कर रहे हैं। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, जब भी कोई वैक्सीन, जब भी कोई एंटीबायोटिक्स, जब भी कोई मेडिसिन डिस्कवर होता था तो हम लोग के लिए जो हम हैमस्टर कहते हैं या चूहा कहते हैं, हम कहते हैं उस पर जो है एक्सपेरिमेंट होता था। एनिमल से वो चीजें कैसे रिएक्ट कर रही है, उससे वो चीजें ठीक है कि नहीं, हम इस तरीके से देखते थे। ठीक है, और तब जाके हम कहते हैं हाँ ये दवाई जो है परफेक्ट फॉर ह्यूमन है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, हम थोड़े से हम क्या कर रहे हैं, हम क्रूअल हो रहे हैं किसको लेकर, एनिमल्स को लेकर, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार ये चीजें, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि आपको एनिमल्स को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। ऑल्दो ठीक है मेडिसिन के लिए काम आ रहा है, हमारे काम ही आ रहा है, अगर वो नहीं होते तो हम कैसे मेडिसिन को डेवलप करते। बट अब आज के टाइम में जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, वहां पे तो अब हम लोग को कुछ टेक्निकली क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सो दैट हम एनिमल को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए सरकार ने कहा है कि भाई जितनी भी हम मेथड्स यूज करेंगे मेडिसिन बनाने में, उनमें हम लोग एनिमल्स का यूज नहीं करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, नैम यानी नॉन एनिमल मेथोलॉजीज कहा जाता है। तो क्या होता है, ऑर्गेनॉइड्स, यानी ह्यूमन ऑर्गन से एक सेल उठा लिया जाएगा,
उस सेल को लैब में टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो किया जाएगा और उसी ऑर्गन पे जो टारगेट ऑर्गन है वहीं पर जाकर जो है क्या किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी कि भाई ये जो दवाई है वो सक्सेसफुल है या फिर नहीं। ठीक है, इसको नाम का कहा गया है। उसके बाद शक्ति में हम लोग क्या बनना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं बायोलॉजिक्स। हम किसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं बच्चों, बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे बायोलॉजिक्स क्या होते हैं, समझो दोनों ही दवाइयों की बात हो रही है। ठीक है, चलो थोड़ा और देखते हैं। जैसे मैं आपको बता दी, शक्ति स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजी हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखो उस ऑप्शन में टेक्नोलॉजी था ही नहीं। ठीक है, सो अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट हमने किया है। तो बेसिकली जो 2017 में हमने नेशनल बायोफार्मा करके मिशन जो है सरकार ने लॉन्च किया था, उसी के अंडर इसको अटैच किया गया है और गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इंडिया जो है क्या बनना चाहता है। जो ये बेसिकली ये तो इसकी बात हो रही है, एनबीएम की बात हो रही है। सो एनबीएम जो है जिसको नेशनल बायोफार्मा हम लोग मिशन कहते हैं, उसी के अंडर हमने ये डिसाइड किया था हमारी गवर्नमेंट ने कि भाई इंडिया जो है 2025 तक एक 100 यूएसडी, ठीक है, $100 तक जो है वो कमाने वाली कंपनी बनेगी। किस इंडस्ट्रीज में, बायोटेक में। बायोटेक क्या होता है बच्चों, हम लोग जीन इंजीनियरिंग करते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस कर कर हम मेडिसिन बना सकते हैं या हम प्लांट बना सकते हैं। जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम काफ़ी फेमस है, काफ़ी सुना भी होगा। बीटी कॉटन में अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो ये है बैसिलस thuringiensis कॉटन प्लांट। तो बैसिलस thuringiensis कॉटन प्लांट जो है वो एक टाइप का, इसके अंदर जो बैसिलस thuringiensis है उसकी जीन ऐड की गई है। बैसिलस thuringiensis जो है पेस्ट को खा जाते हैं, ठीक है, वो टॉक्सिक होते हैं। तो बैसिलस thuringiensis का वो टॉक्सिन ले लिया गया और जो है कॉटन के प्लांट की जीन में उसको अटैच कर दिया गया। अटैच करने के बाद जितने भी कॉटन प्लांट अब बनेंगे उनसे कोई भी पेस्ट अगर उनको उनके फ्रूट को खाने की कोशिश करेगा तो पेस्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली देखा जाए फिर बाद में इन सब चीज़ों को हटाया गया है। रीज़न इसका ये था कि भाई फिर इकोसिस्टम पे जो है इफेक्ट होने लग गया। सो वो बात की बात है। लेकिन बायोटेक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, बेसिकली वो ऐसे ही करती हैं, दो जीन को मिक्स करके एक नया स्पीसीज बना देती है, उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, सो हम 2025 तक हम भी चाह रहे हैं कि हम भी बायो इंडस्ट्रीज में या हम बायोटेक्नोलॉजी में, बायोफार्मा में, बेसिकली बायोटेक को यूज करते हुए हम लोग सिंथेटिक मटेरियल नहीं यूज कर रहे हैं। अब हम लोग जो है बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं ताकि वही हमारे लिए मेडिसिन बना सके। अगर आपको पता होगा जो फर्स्ट मेडिसिन था हमारा, ठीक है, पेनिसिलिन, ये भी जो है आप देखो पेनिसिलिन नोटेटम जो एक फंगस है उसी से बनाया गया था। तो सेम ही हम लोग यहाँ पे अप्रोच रख रहे हैं। ठीक है, और जो हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड का कितना परसेंटेज ऑफ फार्मास्यूटिकल शेयर लें, 5%। इंडिया चाहता है कि वर्ल्ड का अगर 5% फार्मास्यूटिकल दवाइयों का शेयर, दवाइयों का कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल जाए, सो इंडिया जो है लीड करना शुरू कर देगा किसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसी को लेकर सरकार ने बायोफार्मा शक्ति स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें सरकार इन्वेस्टमेंट करके जितने भी बायोफार्मा हमारे क्या है इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या प्रोवाइड कर रही है, मनी प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो जो है क्या कर सके, वो बेसिकली अच्छे से ग्रो कर सके। जितने अच्छे से वो ग्रो करेंगे बच्चों तो उतना ही ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे लिए अच्छा होगा और हम जो है क्या कर सकेंगे, दवाइयां बना पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बायोलॉजिक्स की एंड बायोसिमिलर्स की। देखो सिमिलर मतलब सेम टू सेम दिखने वाले, सेम टू सेम नहीं है लेकिन दिखने में सेम है। बायोलॉजिक्स का मतलब है जब आप ऐसी मेडिसिन, बायोलॉजिक्स का कुछ नहीं, मेडिसिन है, ऐसी मेडिसिन जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सोर्स बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोलियो की बात करो, है ना, बचपन में हम सब ने पोलियो वैक्सीन ली है। अगर हम पोलियो वैक्सीन के बारे में आपको बताऊं तो उसमें होता है पोलियो वायरस, ठीक है, और वो जो पोलियो वायरस है बच्चों उसको बहुत कम अमाउंट में डाला जाता है। जब आप पोलियो की वैक्सीन लेकर आओगे देखना बच्चों को हल्का सा बुखार आता है। रीजन क्या है, बच्चों को एक तरीके से एक्टिव इम्यूनाइज किया जा रहा है, जो थोड़े से जो वायरस है उनके अंडर क्या किए जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, सो दैट हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए और एक तरीके से मेमोरी डेवलप करे कि जब भी पोलियो वायरस आएंगे तो इसी तरीके से हमने उनको क्या करना है, डिफेंस करना है, उनको बचाना है हमारी बॉडी को। सो उसी तरीके से यहाँ पे भी बायोलॉजिक्स होता है। बायोलॉजिक्स में उन मेडिसिन की बात होती है जो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए गए हैं। ठीक है, सो अगर आप देखो इसमें वैक्सीन आ जाते हैं, इसमें ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट आ सकते हैं, सोमेटिक सेल्स आता है, जीन थेरेपी आती है और प्रोटीन। सपोज
ब्लड के कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? देखो हमारा जो ब्लड होता है बच्चों वो कहाँ बनता है? हमारे बोन मैरो में बनता है। अब बोन मैरो के हमने सेल्स ले लिए, उसको कल्चर कर दिया लैब में उसको बेसिकली ग्रो किया। अब वो बोन मैरो जो है हमको क्या बना के दे रहा है? आरबीसी बना के दे रहा है, डब्ल्यूबीसी बना के दे रहा है, प्लेटलेट। अब हमको डोनर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब हमको डोनर्स की जरूरत नहीं है। उसी इंसान के बोन मैरो का सेल ले लो, देखो सेल के पास सेम टू सेम डीएनए होंगे और जो भी कॉपी बनाई जाएगी वो सेम उस इंसान की कॉपी जैसी ही होगी। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि उस इंसान को अगर हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया, मतलब हमने उनकी बॉडी में अगर वो ब्लड कंपोनेंट डाले तो उनको किसी भी टाइप का रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डोनर से हम लोग जिनसे ब्लड ले लेते हैं, तो जब हम लोग ब्लड ऑल्दो ब्लड ग्रुपिंग सेम होने के बाद भी कई पेशेंट्स को जो है उन ब्लड्स को उनकी बॉडी में ऐड करने की वजह से काफी ज्यादा और रिएक्शंस हो जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को कम करने के लिए हमारी इंडिया भी चाह रही कि हम एक बायोलॉजिक्स बने, एक लीडर बने बायोलॉजिक्स में। एंड बायोसिमिलर्स क्या होते हैं बच्चों? इन्हीं की कॉपी होती है, ठीक है, सेम मेथड यूज किया जाता है, सेम कॉपी बनाई जाती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बायोसिमिलर्स कहते हैं। तो मेनली अगर आप देखो जो बायोफार्मा शक्ति स्कीम जो यूनियन बजट में अनाउंस किया गया बाय आर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने बेसिकली किसकी बात की है? उन्होंने बोला है भाई इंडिया को अब रिसर्च डेवलपमेंट में पैसे लगाने की जरूरत है, सो दैट इंडिया भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काफी ज्यादा आगे बन सके। देखो चाइना को आज हर कंट्री अपनी चीजों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करती है। जब बाहर की कंट्री चाइना को चूज करती है, सो इंडिया क्यों पीछे रहे? इंडिया को भी काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने चाहिए, सो दैट इंडिया के पास लोग आए, इंडिया के पास यूएसए आए, इंडिया के पास यूरोपियन कंट्रीज आए, कहे भाई हमारे लिए मेडिसिन बनाओ, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। इससे हमारे देश में पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी प्लस एम्प्लॉयमेंसी भी हाई होने वाली है, ठीक है। इस तरीके से सरकार बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following DPSP article added by 42nd Amendment Act? 42nd Amendment Act ने इनमें से किस आर्टिकल को ऐड किया है? अक्सर आपने ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं आर्टिकल के फॉर्म में मिले और उनके स्टेटमेंट के भी फॉर्म में मिले, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। कैसे? आर्टिकल ए जो है वो है, सॉरी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आर्टिकल 39A, जो सेकेंड ऑप्शन है वो है आर्टिकल 43B, ठीक है, और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है आर्टिकल 48A, ठीक है, सॉरी ये भी ए है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है 43B। तो ये सारे 43A ही है, ये सारे ए ही हैं, 39A 43 है, 48A, ये सारे के सारे जो हैं ये आर्टिकल्स हैं बच्चों जो बेसिकली डीपीएसपी में ऐड हुए हैं बाय 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। चलो जरा देख लेते हैं और कौन सी चीजें हैं, फैक्ट्स हैं जो बेसिकली आपको डीपीएसपी के बारे में याद रखनी है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव, P stands for Principles of State Policy, ठीक है। थोड़ा उल्टा पढ़ेंगे डीपीएसपी को समझने के लिए, थोड़ा उल्टी तरफ जाता है, ठीक है। नीचे से शुरू करेंगे, पॉलिसी से शुरू करेंगे। पॉलिसी मतलब योजना, सिंपल समझो। सरकार स्कीम बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, तो सरकार को स्कीम बनाना पड़ेगा। पॉलिसी, स्टेट का मतलब यहाँ पे बच्चों गवर्नमेंट की बात हो रही है, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो, अगर उसको योजना बनाना है, ठीक है, सो क्या करना पड़ेगा भाई? कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन उसको डायरेक्टिव इन नेचर है, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की ही बात यहाँ पर हो रही है। सो अगर सरकार को लगता है कि मैं किस टाइप की योजना बनाऊं, मैं कैसी योजनाएं बनाऊं, तो फिर क्या कर सकता सरकार? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डीपीएसपी को जाकर बेसिकली देख सकते हैं, वहां समझ सकते हैं किस टाइप से उनको योजनाएं पॉलिसी बनानी है। सरकार ने काफी योजनाएं बेसिकली इसी को यूज करके बनाया भी है। जैसे पंचायत, पहले हमारी कंट्री में पंचायत नहीं था, लेकिन बाद में पंचायत ऐड किया गया। ये भी डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में लिखा गया है कि भाई हर एक कंट्री के पास अपना एक लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, लोकल रूरल गवर्नमेंट होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सके। जैसे रिजर्वेशन आर्टिकल 46 के अंडर आता है, जिसमें बेसिकली कहा गया है डीपीएसपी के आर्टिकल में कि ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि उसके जितने भी वीकर सेक्शन हैं
वो भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जिससे वो भी ग्रो कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चों जितने भी गवर्नमेंट एक्ट लेके आता है, स्कीम लेके आता है, वो इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर लेके आता है। ठीक है, तो इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हो रही थी और इसी में हम किसकी बात कर रहे थे बच्चों, अपने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 की। ठीक है, सो कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं इसमें, जैसे मैंने ऑप्शन में दे भी रखा था, 39 में दिया था, आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48A। ठीक है, 48A में प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात हो रही है। इसी के अंडर अगर आप देखो हमारे पास वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972, ये इसी को देखकर सरकार ने बनाया। इसमें जितने भी गाइडलाइंस लिखी गई हैं उसी तरीके से सरकार ने बेसिकली इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, आप ये समझो इसी तरीके से अगर आप देखते हो सो क्या होते हैं, गवर्नमेंट इसी को बुक को प्रिंसिपल को फॉलो करती है और अपनी योजनाएं बनाती है। ठीक है, अगर आर्टिकल 43A की बात की जाए तो यहाँ पर बेसिकली वर्कर्स की बात की है, कौन से वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको किस तरीके से काम करना है, उनकी क्या सैलरी होनी चाहिए, उनके कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, वो सारी की सारी चीजें अगर आप देखो 43A के थ्रू जो है गवर्नमेंट ने ऐड किया है। उसके बाद आ जाता है फ्री लीगल एड्स, फ्री लीगल एड्स टू पुअर। जो भी इंसान इस देश में, हमारे फंडामेंटल राइट में अगर आप देखो, सबको ये राइट दिया गया है कि आपके पास एक्सेस ऑफ क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट किसी ने हार्म किया है, आपको किसी ने डिस्क्रिमिनेट किया है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वकील के लिए पैसे ही नहीं है, फिर क्या करोगे आप? तो भाई आपको पार्ट 4 दे दिया गया, पार्ट 4 में आपको डीपीएसपी दे दिया गया, डीपीएसपी में आपको क्या दे दिया गया, 39A दे दिया गया आर्टिकल। उसके अंडर कहा है भाई जितने भी पुअर हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको एक वकील कर दें। ठीक है, यानी सरकारी वकील तो होते ही हैं, तो वो उनका केस लड़ेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल 39A। ठीक है, आर्टिकल 39 बेसिकली क्या करता है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है कि हर बच्चे को क्या मिले, पूरी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने हेल्थ के साथ अपने, बेसिकली अगर हम बात करते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट की बात होती है बच्चों। हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे किससे है कि बच्चों को एजुकेशन मिले। ठीक है, आपने देखा होगा आंगनबाड़ी बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश कर रखी है। जब भी किसी के घर में एक इन्फेंट, एक नया बच्चा पैदा होता है तो आंगनबाड़ी के थ्रू उनको काफी ज्यादा दलिया वगैरह, दाल वगैरह दी जाती है। तो वो सारी चीजें जो है इसी के अंडर आती हैं। ये सारे गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको लॉन्च करना ही पड़ेगा अपनी स्कीम्स इसको अंडर लेकर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन 44 की, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो 44th आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें आर्टिकल 38 को ऐड किया है। ठीक है, इसमें क्या है, सरकार को साफ कहा जा रहा है इनइक्वालिटीज को कम करो। क्या करो, इस देश में जितने भी गैप हो रहे हैं, चाहे वो इनकम बेस्ड गैप हो, चाहे वो सपोज करो आप किसी को तो बड़ी अच्छी हवा मिल रही है, ठीक है, किसी को अच्छी हवा नहीं मिल रही, जैसे दिल्ली में हो रहा है ना। दिल्ली में देखा जाए तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट को आना पड़ेगा वहां पे, उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे वहां पर। तो ये सारी चीजें जो है हमें कौन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 38। गवर्नमेंट को वहां पर आकर क्लीनिंग मेथड लगाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को गाइडलाइन जारी करने पड़ेंगे, तभी तो ऑड एंड इवन चीजें शुरू हुई। क्यों शुरू हुई, इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर। और इसको ऐड करने वाला कौन सा है, हमारा 44th CAA। यानी जब भी मैं CAA कहूँ तो समझ जाना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट डीपीएसपी में क्या चीजें ऐड हुई हैं। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने ऐड किया है एजुकेशन का मैटर। ठीक है, अब जैसे देखा जाए आर्टिकल 45 में कुछ चेंजेस की गई है। इसमें ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, आर्टिकल 45 में इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने जो है वो चेंजेस किए, तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा 2002। अब क्या चेंजेस किए वो देख लो। ठीक है, पहले एजुकेशन कब तक कंपलसरी किया गया था, आर्टिकल 45 के अंदर किया गया था 14 एज तक। अब जो है कंपलसरी कर दिया गया है 6। बोला गया भाई जो स्टेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस चीज को मेक श्योर करेगी कि 6 साल तक बच्चा पढ़े। फिर उसके बाद क्यों किया गया ऐसा बच्चों, क्योंकि आर्टिकल 21A आ गया, RTE, राइट टू एजुकेशन, और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। अब वहां पे जब आप जाओगे फंडामेंटल राइट्स में, अगर आप देखोगे 21A को, तो वहां पे बोला गया भाई 6 to 14 ईयर्स। अगर यहाँ पे 14 ईयर्स होता, हमारे 21A में भी 14 ईयर्स, तो डबलिंग नहीं होता, डबल हो जाता ना। एक ही चीज के लिए आपने 2 आर्टिकल बना दिए। तो उसी को करेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या कहा कि भाई देखो
डीपीएसपी के अंदर तो आप 6 साल तक का आप एजुकेशन जो है कंफर्म कर लो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल गवर्नमेंट आप कर लो भाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, आरटीई लागू कर देते हैं, उसके बाद जो है सेंटर हर चीज का ध्यान रखना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये ही इसीलिए जो है अगर आप देखो तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया और बेसिकली क्या किया गया, आर्टिकल 45 में चेंजेस की गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, तो यहाँ पे 43B जो मैंने ऑप्शन में गलती से लिख दिया था, 43B बेसिकली किसकी बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, ठीक है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश करने की बात की गई, भैया मिलजुल कर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, मिलजुल कर बैंक स्टार्ट कर लो। आपने देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, तो ताकि जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर सके। सरकार प्रमोट करती है, सरकार भी इन्वेस्टमेंट करती है कि ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप हो सके। अमूल ये बहुत बड़ा एक कोऑपरेटिव सेक्टर है बच्चों। सो गवर्नमेंट ने ही इस पे पैसे लगाए थे, गवर्नमेंट ने ही स्टैब्लिश करने की बात की थी कि भाई आप लोग जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो अपना मिलजुल कर एक जो है इंडस्ट्री ओपन करो, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो उसी को हम बेसिकली देखा जाए ऐड करने वाला 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, कौन सा आपका 2011 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाई अभी हाल ही में ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया, किसके बीच में, इंडिया के बीच में और यूरोपियन फ्री ट्रेड के मेंबर के बीच में। आपको बताना है यूरोपियन फ्री ट्रेड के मेंबर इसमें से कौन नहीं है। चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ठीक है। हिंट क्या देती हूँ मैं आपको कि आपका जो आंसर है ना वो आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको अपना आंसर मिल जाए। तो देखा जाए ट्रेड किसके बीच में हुआ है, इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड, यानी यूरोपियन कंट्रीज ही होंगी, है ना। अब इसका मतलब इनके बीच में हुआ है। तो एक बार बताओ, ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो इंडिया को उससे क्या लेना देना है भाई, इंडिया क्यों बनेगा उसका मेंबर, इंडिया तो नहीं है उसका मेंबर। तो जैसे मैंने आपको बताया आपका ऑप्शन आपके क्वेश्चन में ही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया, ठीक है। इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड का मेंबर नहीं है। तो कौन है भाई, ये देख लेते हैं। 3 ऑप्शन तो बाकी आपको क्लियर हो ही गए होंगे, ठीक है। सो यूरोपियन फ्री ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया 1960 में स्टॉकहोल्म कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है। इनका जो मेन काम है, देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी कंट्रीज इनका मेंबर बनेंगी या इनसे जो भी कंट्री साइन करेंगे भाई ट्रेड एग्रीमेंट, भाई उनके बीच में फ्री ट्रेड की बात हो रही है। भैया हम आपसे ज्यादा ड्यूटी नहीं लेंगे, आप हमसे ज्यादा ड्यूटी मत लेना, ठीक है। ये सारी बात हो रही है और हमारा सामान एक दूसरे का सामान एक दूसरे की कंट्री में हम लोग बेच सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसी को हम बेसिकली ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। इसके मेंबर कंट्री हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा है। ये आप देखना आपके एग्जाम में आपके हेडक्वार्टर बेस पे क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, सेम चीजें आपको याद रखनी है, न्यूज में क्या चल रहा है। बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ठीक है, तो थोड़ा सा न्यूज सेंट्रिक हो जाओ, ठीक है। क्योंकि आप लोग का एग्जाम काफी स्टैटिक लगता है आप लोग को एसएससी का एग्जाम, पर अब जो है पैटर्न काफी चेंज हो चुके हैं। आपको थोड़ा सा न्यूज सेंट्रिक होना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर में ध्यान देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल की बात हो रही है, उसके पीछे की हिस्ट्री निकालो। इसी तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है और आपको जीएस में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। समझ में आ रही है बात। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो चीजों का कि आप क्या करो, मेनली अपने प्रिपरेशन को इस तरीके से करो कि आप जो है जितने भी न्यूज में जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उन सारी चीजों को याद रखो, ठीक है। सब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये तो काफी स्टैटिक क्वेश्चन है। तिस्ता रिवर की बात हो रही है। तिस्ता रिवर के बारे में अभी बीच में ही अगर आप देखो तो बांग्लादेश ने चाइना से हेल्प मांगी है कि भाई आप हमको कुछ जो है अरेंजमेंट करके दो डैम्स वगैरह का, ताकि हम जो है इस तिस्ता रिवर का पानी को अच्छे से जो है वो बेसिकली यूटिलाइज कर सके। इसलिए ये न्यूज में था, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है सोलामो लेक से, ठीक है। तो सोलामो लेक जो है वो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम देखें और क्या चीजें हमको इसके बारे में याद करनी है, सो हमें को याद करना है कि भाई किससे ओरिजिन है। सोलामो तो लेक है ही है, लेकिन नॉर्थ सिक्किम में है, बेसिकली सिक्किम आप याद रखना, ठीक है। फिर इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, अगर आप देखो ये किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है,
ठीक है, यानी जो ये तिस्ता रिवर है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच से ही क्या करती है, फ्लो करती है। ऑल्दो देखा जाए क्योंकि ओरिजिनेट हमारी कंट्री से होता है तो हमने तो काफी ज्यादा डैम्स वगैरह का अरेंजमेंट इस तरफ कर रखा है, हमारे पास वाटर रिजर्वॉयर भी है इसके लिए, लेकिन जो है बांग्लादेश के पास कुछ है नहीं, तो बांग्लादेश जो है चाइना से हेल्प मांग रहा था इसको लेकर। ठीक है, अगर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो लाचुंग, दिक्चू, ठीक है, रांगपोचू, ये बेसिकली इसके क्या है, लेफ्ट बैंक, और रंगित रिवर जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आप थोड़ा सा नाम याद रख लेना कौन कौन से, जैसे लाचंगचू हो गया, दिक्चू हो गया, रंगपोचू हो गया, और आपको रंगित जो है रिवर, ये आपको ये चार याद रखने। रंगित राइट है, बाकी बचे सबके सब क्या है आपके लेफ्ट। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। अगर पानी के वाटर शेयर की बात की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ से ऑरिजिनेट होता है तो ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा जो है इसका बेसिन कहाँ लाई करता है, इंडिया में। 83% बेसिन जो है नदी का जो पार्ट है वो इंडिया में लाई करता है। अब 83 को 100 से माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 17%, तो बांग्लादेश में लाई करता है। बस इतनी चीजें हमको तिस्ता रिवर के बारे में बेसिकली आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फिजिकल हेल्थ को लेकर, यानी इंडेक्स रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करप्शन इंडेक्स हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल, दोनों टाइप की चीजों पे आपको भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं इंडेक्स की बात हो रही है, इंडिया के मीडिया के इंडेक्स की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल अगर हम देखते हैं जो क्वेश्चन आपसे आया है वो आया है 2025 के फिजिकल हेल्थ को लेकर कि भाई किसका परफॉर्मेंस जो है फिजिकल हेल्थ पे वर्स था। देखो अभी हाल ही में 2026 में जो है नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन बीइंग एन एग्जामिनर, ठीक है, वो कैसे थॉट रखते हैं वो देख लिया उन्होंने कि भाई फिजिकल हेल्थ तो न्यूज में है। अब ऑब्वियसली बात है, कोई बच्चे, एक नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे की, कि बच्चों को प्रेजेंट डे के कौन बेस्ट परफॉर्मर है, वर्स्ट परफॉर्मेंस है, तो याद रहेंगे। चलो जरा पीछे से पूछ लेते हैं। यही तो चीजें बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम को हार्ड बनाता है, कुछ हार्ड नहीं बनाता हार्ड, थोड़े से पीछे के भी हम लोग को डेटा को याद रखना पड़ेगा। वो डेटा बेसिकली आपको याद रखना है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका केरला। ये तो बच्चों बहुत स्टैटिक है, ये याद रहेंगे तभी आपको कोई चीजें याद रहेंगी। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों हमको याद रखनी पड़ती है जीएस में, कोई कोई चीजें हमको नहीं याद रखनी पड़ती है, हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। फिजिकल हेल्थ के बारे में जरा समझ लेते हैं क्या है फिजिकल हेल्थ। देखो हर चीज ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीजें बस एग्जाम में आ रही है हम उतना ही पढ़े। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें भी हर चीज का पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा हम जरा फिजिकल हेल्थ को ले लेते हैं। फिजिकल मतलब ऑब्वियसली बात है फाइनेंस, पैसे की बात हो रही होगी, फाइनेंसेस की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, पैसों की हेल्थ की बात हो रही है। पैसों का हेल्थ कैसा होगा किसी भी जगह पर, किसी भी कंट्री का पैसे का जो हेल्थ है वो कैसा होना चाहिए। अगर आप देखो तो उस कंट्री में बहुत ज्यादा लोन होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छी बात नहीं है भाई। एक लोन होना किसी भी कंट्री पे ज्यादा, वो उसके फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो उन्हीं सारी चीजों की बात हो रही है। ठीक है, तो सरकार भी क्या कर रही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नीति आयोग के थ्रू गवर्नमेंट बेसिकली सर्वे कर रही है। सर्वे किस चीज का कर रही है, सर्वे कर रही है बेसिकली 18 मेजर इंडियन स्टेट का। ठीक है, हर का नहीं करती है, इंडियन मेजर स्टेट का। जहां पे अब सपोज करो इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है तो फिर गवर्नमेंट वहां पे क्या ही कर देगी, है ना, वहां पे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जिनके पास पोटेंशियल है भाई, जो क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं जो स्टेट, अब वो भी सेंटर पे डिपेंड होने लग जाएंगे हर पैसे के लिए, फिर तो गलत बात है ना। तो फिर सेम चीजें हैं बेसिकली। अगर आप देखो तो 18 मेजर स्टेट्स को यहाँ पे बेसिकली सरकार उनकी फिजिकल हेल्थ को चेक करती है, और 10 नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट को सरकार यहाँ पे चेक करती है। यहाँ पे चार बेसिकली अगर आप देखो तो डिवाइड किए गए। सबसे पहला है अचीवर। अचीवर कौन है, जो क्लास में फर्स्ट आता है, क्लास में फर्स्ट आने वाला स्टेट, यानी जिसकी फिजिकल हेल्थ बेस्ट है, जिस स्टेट के पास, जिस स्टेट गवर्नमेंट के पास इनकम का सोर्स टैक्स का बहुत हाई रहेगा, जो स्टेट सेंटर से पैसा ही नहीं मांगती, जो भी अपना खर्चा खुद निकाल लेती है। आप ये समझो बच्चों, हम अगर इस चीज को बहुत लो लेवल पे लेके आए, माइक्रो लेवल पे लेकर आए इस चीज को, तो आप ये समझो एक घर है, इस घर में अगर जो बच्चे हैं वो बेसिकली आपके स्टेट है, और जो फादर है वो बेसिकली सेंटर है। तो सेंटर जो है वो बच्चों को कंट्रोल करना चाह रहा है कि बच्चे अपने खर्चा क्या करें। सपोज करो आपकी कमाने की एज हो चुकी है, आपके पापा ने आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, सारे पैसे उस पर लगा दिए, अब आपकी एम्प्लॉयमेंट की एज है, अब आपको पैसे कमाने हैं, आप फिर भी अपने पापा पे डिपेंड रहते हो, तो गलत बात है ना। तो कुछ स्टेट भी ऐसे ही है, कुछ स्टेट के पास जो है अगर वो चाहें तो काफी कुछ अपने लिए कर सकते हैं, फिर भी वो सोचते हैं भाई सेंटर से तो पैसा मिल ही रहा है, तो हम सेंटर पे डिपेंड, या फिर हम लोन ले लेते हैं। सो ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी के लिए बच्चों अच्छी नहीं है। तो ऐसे सेंटर ने, नीति आयोग ने डिसाइड किया कि भाई अब हम लोग क्या करेंगे, रेटिंग करना शुरू कर देंगे इन स्टेट्स को, सो दैट स्टेट्स भी ये समझ सके
कि भाई आपको किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। अचीवर तो बेस्ट हो गए, उन्होंने वो तो अपने सेंटर पे डिपेंड ही नहीं हो रहे हैं, तो यानी उनके पास हाई ओन टैक्स है, लोन कम है और अपने डेप्ट को बहुत इजी, अगर लोन लेते हुए तो मैनेज कर लेते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रंट रनर अप। फ्रंट रनर अप आप ये समझो कि सेकंड नंबर पे आने वाले, अच्छे ही हैं वो बच्चे, ऐसा नहीं वो बेस्ट नहीं है, वो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अब उनमें थोड़ी बहुत कमी है जिनकी वजह से उनका फिजिकल हेल्थ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। हो सकता है कि भाई जो है टैक्स तो अच्छा ओन कर रहे हैं, लेकिन अपने टैक्स का पैसा जो है वो मोस्टली क्या कर रहे हैं, उधार पे ही अपनी जो है इंटरेस्ट का पेमेंट पे जा रहा है। तो ऐसी चीजों को फिर गवर्नमेंट कहती है भाई इनका फिजिकल जो हेल्थ है वो अचीवर को नहीं जाएगा, तो 2-3 पॉइंटों से वो पीछे होगा, ठीक है, यानी 2-3 मार्क्स से वो जो है फर्स्ट नहीं आए। परफॉर्मर की बात की जाए तो परफॉर्मर बेसिकली एक एवरेज बच्चा है, एक ऐसा एवरेज बच्चा है जो ठीक ठाक जो है अपने स्टेट को जो है वो चला पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस्पायरल, जो बेसिकली जिनको वर्स्ट परफॉर्मर कहा जा रहा है यहाँ पर, उनके पास एक तो इनकम का सोर्स भी ज्यादा नहीं है, दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो उनके पास क्या नहीं है भैया, अपने डेप्ट यानी अपने लोन को ही मैनेज नहीं कर पा रहे। सो वो सारी चीजें करके सरकार ने 4 कैटेगरी बनाई है नीति आयोग ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सेंटर बेसिकली इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसको, फिजिकल हेल्थ को, ठीक है। अब 5 पिलर हैं, सरकार 5 पॉइंट चेक कर रहा है, अगर आप इन 5 पॉइंट पर आपका चेकलिस्ट टिक टिक लगा है, आप एकदम जो है सेफ हैं, आप अचीवर के ग्रुप में। अगर आप नहीं कर पाते हैं इनमें से कोई भी, आप में से सपोज करो आपका फिजिकल प्रूडेंस अच्छा नहीं है, डेब्ट अच्छा नहीं है, बाकी सारे में टिक है, तो आपको फिर क्या बना दिया जाए, परफॉर्मर बना दिया जाए, सॉरी रनर बना दिया जाए। अगर आपके पास 3 चीजें नहीं है तो फिर आप कहाँ पे आ जाओगे, आप आ जाओगे अपने परफॉर्मर पे। फिर अगर आपके 4 चीजें खराब है, सिर्फ एक ही चीज अच्छा है, तो फिर इसका मतलब आप कहाँ पर आ जाओगे, आप एस्पायरल पे आ जाओगे। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को रखा। तो ये 5 पिलर्स क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक ध्यान रखना, सरकार के एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी में 2 तरीके से क्लासिफाई की गए हैं, एक हो गया रेवेन्यू और एक हो गया हमारा कैपिटल। अब कैसे समझोगे, समझो डेली के खर्चे रेवेन्यू है, डेली के खर्चे सरकार के रेवेन्यू के अंदर आते हैं, और एक आप समझो साल साल में खर्चे हो रहे हैं, काफी टाइम लग रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए कोई खर्चा सरकार कर रही है, सो बेसिकली वो कैपिटल में आता है। कैपिटल मतलब ज्यादा पैसा, ठीक है। रेवेन्यू डेली, जैसे डेली सरकार, डेली का मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हर दिन, सरकार बेसिकली सैलरीज तो देती है अपने एम्प्लॉय को, तो वो रेवेन्यू के अंदर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए डेली सरकार क्या करती है, पेंशन भी प्रोवाइड कर रही है ना। फिर सरकार को कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्यूटी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, सरकार भी देती है भाई दूसरे वालों को टैक्स, है ना। तो इस तरीके से सरकार जो है क्या कर रही है, अपना डेली का कुछ एक्सपेंडिचर्स है। अगर सिंपली अगर हम समझना चाहते हैं इस चीज को, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो हम कमाते हैं, है ना, हमारी जॉब है, जॉब में हम लोग कितना कमा रहे हैं, 1 लाख रुपीज कमा रहे हैं, लेकिन हम अपना जो खर्चा करते हैं डेली का, चाहे हमारा राशन हो, एजुकेशन हो, किसी का भी हम जो खर्चा कर रहे हैं वो हमारा जो है 50,000 का, तो 50,000 इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात। कैपिटल, कैपिटल आप ऐसा समझ लो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी सरकार खर्च करती है, ये जो खर्चा सरकार करती है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे करती है। जैसे सरकार ने हाईवे बना दिया, अब यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है ना बच्चों, ये सरकार इनकम सोर्स के लिए कर रही है। अब मैंने क्या किया, अपने 1 लाख की सैलरी का 50,000 तो मैंने अपने घर के खर्च वगैरह जो भी चीजें मेरे डेली के एक्सपेंस वो पूरे महीने के खर्चे हैं वो निकाल दिए, लेकिन 50,000 जो है मैं सेव कर रही हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में लगा रही हूँ, तो यानी मुझसे यहाँ पे पैसा जनरेट हो रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ उसी तरीके से सरकार करती है, सरकार लॉन्ग टर्म कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती है सो दैट उससे क्या कर सके, इनकम जनरेट कर सके। तो इसको हेल्दी माना गया है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट उसको हेल्दी इनकम कहती है, ठीक है, या फिर हेल्दी एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो रेवेन्यू है बच्चों वो हमेशा क्या करता है, डिक्रीज ही करता है वैल्यू, है ना। राशन में पैसे जा रहे हैं, खाने में पैसा जा रहा है, वो तो क्या करेगा, जो मेरी सेविंग है उसमें से पैसा को कम ही करता रहेगा। तो यही चीजें हैं, अगर कोई स्टेट अपने रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में बिल्कुल बैलेंस बना के रखती है तो वो कौन से ग्रुप में आ जाएगी, अचीवर के ग्रुप में आ जाएगी। यानी ये पूरी स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने खर्चों को बेसिकली बैलेंस करके चले। अगर हो सकता है, अगर ये स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी कर रही है और रेवेन्यू कम कर रही है तो भी गलत बात है भाई, सैलरीज वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसी जो है स्टेट में जॉब वैकेंसीज कम हो जाएंगी, है ना। सरकार अब जॉब ही नहीं होगी तो पेमेंट कैसे होगा,
टोल टैक्स कैसे देंगे, देंगे ही नहीं, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है, ना ही सरकार को उल्टे काम करने हैं, बच रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है। सो इसे नहीं, बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो अगर बैलेंस करके चल रही तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की अगर बात की जाए बच्चों, तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का मतलब है कि सरकार का जो इनकम है, टैक्स कलेक्शन कैसा है, अच्छा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, कम टैक्स कलेक्शन हो रहा है, वो बेसिकली रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के अंदर आता है। फिस्कल प्रूडेंस की अगर आप बात करते हो, सो फिस्कल प्रूडेंस बेसिकली क्या होता है कि अगर हम देखें जो सरकार है वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पा रही है, कि वो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच एक बैलेंस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, उसी को आप बहुत सिंपल शब्द में समझ सकते हो, वो हो गया आपका फिस्कल प्रूडेंस, ठीक है। अगर हम इसके फोर्थ पिलर की बात करते हैं, डेब्ट इंडेक्स, तो इसका मतलब है लोन का साइज कितना है, कितना ज्यादा लोन लिया है, ज्यादा लोन लिया है कि कम लोन लिया है। कम लोन लेने वाली स्टेट होगी तो वो अचीवर की तरफ जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा लोन है तो एस्पायरल की तरफ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे रहेगा। और नेक्स्ट है डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। डेब्ट सस्टेनेबिलिटी का मतलब है लोन जो है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म लोन्स अच्छे नहीं होते हैं, भले आप कितने भी पैसे कमा लो। सपोज करो अगर कोई इंसान 1,00,000 रुपीज कमा रहा है और क्या कर रहा है, एक लॉन्ग टर्म उसने लोन ले लिया है, जैसे बजाज फाइनेंसिंग आप देखते ही होंगे आजकल के टाइम में कितना होता है ना, लोग क्या करते हैं ईएमआई पे चीजें चढ़ा देते हैं, और वो इंसान कंटिन्यूसली, आप लगाओ आज उसको नौकरी के हुए हुए 20 ईयर्स हो गए, वो ईएमआई पेमेंट में करने लग रहा है, यानी उसकी डेब्ट सस्टेनेबिलिटी ही नहीं है, वो अपने जो लोन है उसको स्टेबल ही नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइप की गवर्नमेंट भी होती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली लोन डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनका लोन जो है 20-30 साल से चलता ही रह रहा है, तो यानी उनकी भी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है। लोन कब लेता है इंसान, जब उसके पास खुद का इनकम सोर्स ज्यादा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखो। कभी भी अगर लोन लेने की जरूरत पड़ती है सरकार को, इसका मतलब वो खुद ही रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, वो टैक्स का यानी वो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन टैक्स ही नहीं क्रिएट कर पा रहा है अपने स्टेट में, तो वो भी गलत बात नहीं, वो सेंटर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से नीति आयोग ने बेसिकली जो है क्या किया है, इस फिजिकल हेल्थ को लॉन्च किया है। आपको इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को इसी तरीके से जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब जरा हम 2026 के जो डेटा है उसकी बात कर लेते हैं। देखो डेटा में अगर आप देखो जो अचीवर है वो उड़ीसा, गोवा, झारखंड को रखा गया है, एस्पायरल जो है वो केरला, तमिलनाडु है। 2025 में उड़ीसा, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश ये वर्स्ट परफॉर्मर है, जिसको एस्पायरल बेसिकली एस्पिरेशनल बेसिकली कहा गया है, ठीक है। ये एस्पायरिंग है यानी ये अच्छा कर सकते हैं बेसिकली, ऐसा एकदम किसी को वर्स्ट भी नहीं बोला है, गवर्नमेंट किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती किसी भी स्टेट का बेसिकली, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा है भाई हम पॉजिटिव वर्ड्स को ही यूज करेंगे, ठीक है। और क्या चीजें हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है, देखो 2026 के अगर आप हेल्थ इंडेक्स में देखोगे तो उसमें अगर आप देखो अचीवर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 10 कहे थे ना मैंने कि 10 नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया, उनके लिए अलग ही फिजिकल हेल्थ है। रीजन ये है भाई उनका टेरेन काफी ज्यादा खराब है, तो वहां पर हम एक नॉर्मल प्लेन एरिया के जगह को एक माउंटेन एरिया से कंपेयर नहीं कर सकते, उनका कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। इसलिए उनके लिए अलग से ही बनाया गया। तो गवर्नमेंट ने अचीवर माना है अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड बेस्ट है, परफॉर्मर असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा है। एस्पिरेशनल जो है बेसिकली हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और जो है नागालैंड, ये बेसिकली एस्पिरेशन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो फ्रंट रनर अप हैं 2026 के वो कौन है, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। और जो परफॉर्मर स्टेट है वो मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान। हम ऑलरेडी अचीवर और एस्पिरेशनल कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सेम विद 2025 जो फ्रंट रनर अप थे इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है। परफॉर्मर जो है वो तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा है, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। डेली भी अगर आप लोग पता है इन सब चीजों को रिवाइज कर पढ़ते रहो, बस रीड करते रहो, तो ना आपको ऐसा लगेगा जब आप एग्जाम में जाओगे, और आपसे याद नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों से याद भी नहीं होता है, तो जरूर नहीं है आप डेली इस चीज को पढ़ते रहो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ एग्जाम के टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि यही करेक्ट आंसर है, ये मैंने पढ़ा था कहीं। इस तरीके से आप अपने माइंड को डेली डेली ट्रेन करो, कंडीशन करो कि आप डेली डेली इन सब चीजों को पढ़ते रहो, एक दिन भी गैप नहीं छोड़ना है। जहां जीएस में गैप छोड़ दिया तो फिर हम सारी चीजें फिर हमें शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर को लेकर। देखो अभी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हुआ था, ठीक है, और स्वाभिमान पर्व को 1000 ईयर हो चुके हैं बेसिकली फर्स्ट अटैक के थ्रू, जब पहली बार अटैक किया गया था। तो आपको बताना है कि जो ये टेम्पल है सोमनाथ उसको रिकंस्ट्रक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस के
टाइम यानी इंडिपेंडेंस के बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट इनमें से किन्होंने किया है। देखो महमूद गजनी की अगर बात की जाए, अगर आपकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत अच्छी है, अगर उसकी बात करते हो तो ये तो अटैकर है, औरंगजेब भी अटैकर है, ठीक है। अब लोक माता अलियाबाई होलकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल में है, तो भाई एक बात सोचो खुद ही, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया है तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनती है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो क्या थे? पीएम रह चुके हैं। देखो एक चीज है यहाँ पे, दो चीज आपको याद रखनी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1951 की अगर बात कर दी जाए तब पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस वक्त इनॉग्रेट किया गया था, इस वक्त ठीक करने के लिए इनिशिएशन लिया गया। जब इनिशिएशन लिया गया तब हमारे पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब कंप्लीट हो गया तब हमारे पीएम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, थोड़ा सोमनाथ टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। अब क्यों न्यूज में था? अमृत महोत्सव बेसिकली 11 मई को जो है सेलिब्रेट किया गया 1951 से लेकर, ठीक है। 1951 में मैंने अभी आपको बताया इनिशिएट कर दिया गया कि भाई सोमनाथ टेम्पल को दोबारा से ठीक ठाक रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सो बेसिकली उसके 75th ईयर हुए हैं। जो अभी हम लोग सोमनाथ पर्व की बात कर रहे थे बच्चों, उसके 1000 ईयर हो गए, वो अटैक के टाइम की बात है, तो दोनों डिफरेंस है, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल की बात की जाए तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, यानी हमारे शिव भगवान के लिए का ही बेसिकली ये टेम्पल है, ठीक है। अगर उसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे है? प्रभास पटन, बेसिकली वर्ली वेरावल जो है बेसिकली सौराष्ट्र एरिया है गुजरात में, वहां पे। पर आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस गुजरात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये पहला ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल जो है वो फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है। आपको पता होना चाहिए इंडिया की माइथोलॉजी में देयर आर 12 ज्योतिर्लिंग, यानी 12 ऐसे शिवलिंग्स जो बेसिकली हमारे लिए काफी ज्यादा, इंडियन हिंदू के लिए काफी ज्यादा जो है क्या है? सीक्रेट है, पवित्र है। उन सब जगहों पर जाकर जो है बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हम अपने हिंदुज्म की बात करें तो हमारे जो है पाप जो है वो बेसिकली कम हो जाता है। तो कुछ उसी तरीके से बेसिकली ज्योतिर्लिंग जो है वो बनाए गए हैं। अगर आप देखते हो, और आपको जो फैक्ट याद रखने हैं अबाउट सोमनाथ टेम्पल जो ज्योग्राफी को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है, वो है त्रिवेणी संगम। यहाँ पे भी 3 नदियों का क्या होता है? संगम होता है, मिलते हैं। वो नदियां कौन कौन सी? ये इंपॉर्टेंट है, कपिला, हिरन और सरस्वती, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर जरा इन्वेजन की बात करें, किन किनों ने बहुत बार सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया है, तो सबसे पहला है आपका महमूद गजनी। इसने 11th सेंचुरी 1024, अगर आप एग्जैक्ट कहो तो 1024 बेसिकली जो है वो ईयर है जब इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद अगर आप देखो काफी दिल्ली सल्तनत के किंग जो है खिलजी डायनेस्टी से हों, चाहे वो आपके सैयद डायनेस्टी से, लोधी डायनेस्टी, ये सारे के सारे आपके दिल्ली सल्तनत हैं, ठीक है। फिर औरंगजेब ने भी इसको डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाती है तो बेसिकली परमार, चालुक्यास और मराठास ने इसको बहुत बार रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। अगर टेम्पल के स्टाइल की बात की जाए, जो टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है वो चालुक्य स्टाइल में हुआ है, उसी को आगे हम फॉरवर्ड करके लेके गए, ठीक है। और हमने इसका कंप्लीशन जो है, जो इनिशिएट कर दिया था, शुरुआत कर दी थी, वो कब कर दी थी? 1951 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लेकिन जब कंप्लीट हुआ है तब हमारे पीएम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको सोमनाथ टेम्पल को लेकर याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, escape velocity from the surface of earth depends upon mass of the body, acceleration due to gravity, density of the atmosphere, angular momentum of the earth। आपको मैं बता दूं escape velocity क्या होती है। escape velocity का मतलब, escape मतलब भाग जाना, velocity मतलब, अब ऑब्वियसली बात है गति की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप अर्थ के फील्ड से, हम तो अर्थ पे रहते हैं ना, हम बाकी की क्यों बात करें, हम अपनी बात करते हैं। अगर हम अर्थ पे रहते हैं और मुझे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से भाग जाना, भाग के कहाँ जाएंगे हम? ऑब्वियसली बात है स्पेस पे जाएंगे। तो बेसिकली रॉकेट लॉन्चर के लिए बेसिकली ये वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो दैट वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। तो उसको कितने मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे। अगर बात की जाती है तो अर्थ का जो है वो कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी रॉकेट, मिनिमम बात हो रही है आपको, मैक्सिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर चलने लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है उस पर अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड
नहीं लगेगा, उस पे अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लगने वाली है। ठीक है, अब देखो मैं बार बार एक टर्म यूज कर रही हूँ, वो है अर्थ। तो यानी जितना भी स्केप वेलोसिटी होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा, वो अर्थ के फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ना कि उस बॉडी पे। उस रॉकेट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, रॉकेट का तो कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, जो फैक्टर ऐड कर रहा है वो किस पे ऐड कर रहा है, अर्थ पे ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब जितने भी अर्थ वाले होंगे, यहाँ अर्थ लिखा है, एटमॉस्फेयर चलो ये भी अर्थ का ही है, ग्रेविटी ये भी अर्थ की है, मास ऑफ बॉडी, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो अगर आपको कुछ आता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से तो कोई लेना देना नहीं है क्या? डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, सपोज को तुम पतंग उड़ाते हो, तो पतंग से क्या लेना देना है, एटमॉस्फेयर का, डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो तो हवा की स्पीड पे डिपेंड करती है, तो ये भी फैक्टर यहाँ पे भी नहीं होगा। पतंग उड़ना हम रिलेट कर रहे हैं रॉकेट के उड़ने से। ठीक है, उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम और आपका आता है ग्रेविटी। एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पे कोई चीज गोल गोल घूमती है ना, वहां पे हम ये टर्म एंगुलर यूज करते हैं, सो ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। अगर आपको समझना है इस चीज को कि कैसे आया है, अगर आप देखो तो स्केप वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों, वो है 2gm मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। बेसिकली इन सारे फॉर्मूले से आता है, तो जो जो फॉर्मूले में है उन्हीं पर डिपेंडेंसी होगी, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये तो ऑप्शन में था ही नहीं। अगर आप स्मॉल जी का रिलेशन देखते हैं, दैट इज GmR², तो अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ME है, R का स्क्वायर हो रहा है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा R लगाया, इस पे मैं एक्स्ट्रा R ऊपर भी क्या करें, मल्टीप्लाई, यानी इतनी वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल g के बराबर है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो √2gRP है, और g इज व्हाट, g इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और r इज अ रेडियस ऑफ अर्थ। अगर रेडियस ऑफ अर्थ भी यहाँ पर होता ऑप्शन, तो हम उसको भी क्या करते, करेक्ट करते। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बात करता है वन केस वन डेटा। मैंने आपको कहा था कोई भी चीज वन केस, वन नेशन, वन टैक्स, यानी ये चीजें जो होनी चाहिए वो नेशनल वाइड होनी चाहिए, यानी वो हर जगह अप्लाई होगी। ठीक है, सो ऑप्शन देख सकते हो, इट इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द हाई कोर्ट, इट इज अ स्टेट वाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय द चीफ जस्टिस सूर्यकांत। अब देखो यहाँ पर चीफ जस्टिस कहाँ पर होते हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, यानी ये तो गलत हो गया। अगर मैं कहती हूँ ये मेरा सही ऑप्शन है तो गलत बात हो गई। और हाई कोर्ट तो ऐसे वन केस, नेशनल वाइड तो भाई हाई कोर्ट की बात थोड़ी मानेगा कोई इतना ज्यादा, जितना सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। तो वन नेशन तो नेशनल है, यानी सेंटर की बात हो रही है। जब सेंटर की बात हो रही है, सेंटर के ऊपर कौन, मतलब सेंटर में सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट है, बेसिक सुप्रीम कोर्ट है, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया होगा, ऐसे दिमाग लगा सकते हो अपना। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा है वन नेशन, वन केस, वन डेटा, ऐसी कुछ बात हो रही है। वन वन का मतलब, उसका मतलब ये नेशनल है, स्टेट वाइड तो होगा नहीं, कितने भी सही हो जाए स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। क्या बचा, इट सीक्स एंड क्रिएट यूनिफाइड जुडिशियल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कनेक्टिंग द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट। ठीक है, सो बेसिकली ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। देखो कितनी इजीली आपने थोड़ा सा पढ़कर आराम से अपने आंसर्स को बेसिकली समझ लिया, समझ रहे हो, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन कॉन्सेप्ट को समझना। वन नेशन, वन, ये सब कुछ सेंटर का ही है, तो सेंटर की हाईएस्ट बॉडी इसको ला रही है, यानी पार्लियामेंट हो सकती है, या फिर अगर, क्योंकि अभी तो जुडिशरी की बात हो रही है, जुडिशरी में तो कौन लॉन्च करेंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट ही लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब वन केस वन डेटा है क्या, बहुत सिंपल शब्दों में इसको समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और साथ ही साथ सुहे, ये जो है एक ऐप भी, ऐप तो नहीं है, ये तो चैटबॉट है बेसिकली, उसको भी लॉन्च किया गया। ठीक है, सो बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है जो लिया किसने है, सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। किस चीज को लेकर, बेसिकली आपके जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है रिगार्डिंग द कोर्ट, और फिर सारे कोर्ट है, देखो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, सारे कोर्ट के पास एक ही जगह पे अपडेटर आएगा। अब पहले के टाइम में क्या होता था ना, सपोज करो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अप्लाई किया है किसी भी केस के लिए। ठीक है, वहां पे जो भी डिसीजंस हुआ, जितनी भी चीजें हुई, वो क्या क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया। ठीक है, अब आपने बोला मैं अपील करूंगा, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट का भी डिसीजन लिया गया, आपको पसंद नहीं आया, अब हाई कोर्ट ने अपने जो है कंप्यूटर में उसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो जब आप अपील कर रहे होते हो, तो भाई जो हाई कोर्ट के जज है वो आपसे कहते हैं भाई पहले कहाँ अपील किया था, डिस्ट्रिक्ट में, उनको बोलो जरा पास हिस्ट्रीज लेकर आए।
वो लाने में, वो हिस्ट्री पूरा कलेक्ट करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है। और इंडिया में तो आपको पता कितना डिले हो रहा है, हर काम के लिए कल आना होता है ना। सो बेसिकली डिले ना हो, जुडिशरी प्रोसीजर में डिले ना हो, हर चीज टाइम पे हो जाए। तो कहा गया भाई सुनो, आप कहीं भी अप्लाई करो, लेकिन हम एक सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे, ठीक है, और उसी सॉफ्टवेयर में जाके आपने सारे अपने जजमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी जज ने जो भी आपके केस रिलेटेड जितने भी जजमेंट दिए होंगे वो सारे वहीं नोट हो जाएंगे, जितनी भी उसकी हिस्ट्री होगी वो सारी की सारी चीजें वहीं नोट डाउन करो। अगर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ेगी सीधा उस ऐप को खोलेंगे, आपके केस का नंबर डालेंगे, उनको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो आप ये समझो कि जरूरत ही नहीं है अब जो है इतना डीले प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। ये वन केस वन डेटा बहुत इजीली जो है एक्सेसिबल बना देगा किसी भी कोर्ट को कि वो अपना इंफॉर्मेशन अपने लोअर कोर्ट से इजीली ले सके, ठीक है। इसीलिए देखा जाए तो इसको लॉन्च किया गया है। इसी के साथ चैटबॉट भी एक लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सुसहाय, ठीक है। जो सुसहाय है वो बेसिकली अगर आप देखो एक चैटबॉट है। चैटबॉट आपको पता होगा, जैसे आजकल हम देखते हैं चैट जीपीटी है हमारे पास, वो हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। ये नहीं देगा, हाँ कहीं तुमने सोचा कि ये तो पूरा ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग चीजें बता रहा है, लेकिन ये एक ऐसा चैटबॉट है, ठीक है, जिसमें अगर आपको अपने केस रिलेटेड कुछ भी जानकारी आप जानना चाहते हो, सो ऐप में आप लॉग इन करो, इस चैटबॉट को बेसिकली आप अपने फोन में इंस्टॉल करो। आपके केस का क्या प्रोसीजर चल रहा है, आपके केस पे अभी कितना है, आपके कौन से आपको डेट दिए गए हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन आप बेसिकली यहाँ से ले सकते हो। इसलिए बेसिकली गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, सो दैट आपको अपने केस रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली मिल सके। तो आपको ये सुसहाय बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको याद रखना है वन नेशन वन डेटा वन केस जो है वो भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब हमने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा ब्लड वेसल जो है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ लेके जाता है, ठीक है। नहीं पता, मैं ऐसा मानती हूँ आपको इसका आंसर पता ही नहीं। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जितना हमने अपने स्कूल टाइम में बायोलॉजी में पढ़ रखा है उतना ही जानते हैं, ठीक है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो आर्टरीज होती हैं वो बेसिकली ऑर्गन से ब्लड को कहाँ लेके जाती हैं, वेन्स, सॉरी हार्ट की तरफ। सिंपल सी बात है ना। यानी कोई भी ऑर्गन है उससे अगर कोई भी वेसल जो हार्ट तक ब्लड लेके जा रही होगी वो सारी की सारी क्या होंगी, आर्टरीज होंगी, ठीक है, कि वेन्स होंगी, वेन्स होंगी, ठीक है ना। कंफ्यूज हो गए ना आप लोग, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना चीजों को। तो आपने जितने भी अपने स्कूल डेज में पढ़ रखा है उसको ध्यान रखो। तो हमको क्या याद रखना है, ऑर्गन टू हार्ट, और एक तरफ पे वेसल आ रही है हार्ट टू ऑर्गन। हार्ट टू ऑर्गन लाने वाली हम लोग आर्टरी कहते हैं, और ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाने वाली को हम क्या कहते हैं, वेन। समझ गए इतनी बात, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको डेवलप कर दिया। करो एलिमिनेट कैसे करेंगे, जहां जहां क्या लिखा होगा, आर्टरी कैंसर, पल्मरी आर्टरी कैंसर, ऑटा भी एक टाइप की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ये भी कैंसर, बच गया वेन, एक वेना कावा बच गया, एक पल्मरी बन गया। अब कहां से जा रहा है ब्लड, लंग्स से जा रहा है, लंग्स को कहते हैं पल्म, ठीक है। तो बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्मरी वेन। इस तरीके से आप अपने थोड़े से नॉलेज को यूज करके आसानी से हार्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। आपको ट्रिक्स बता दी है मैंने किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना हो पड़ेगा। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आपको काफी मजा आया होगा इस सेशन में, आपने टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखे किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, भले हमने कम क्यों ना पढ़ रखा है ना। सो अब हमने नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और भी डिफरेंट टाइप के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, सो दैट आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो सो दैट मैं आपके लिए और भी वीडियोस जो है बेसिकली जो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को बूस्ट कर सके, वैसे वीडियोस आप तक जो है वो पहुंचा सकूं। थैंक यू।